आज एक दोबारा नए वन शॉट के साथ में बच्चों आया हूं मैं चैप्टर नंबर 7 का इंटीग्रल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी बुक का, हमारी मैथमेटिक्स का। अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है तो वो इंटीग्रेशन है। देखो अब इसमें करने क्या वाले हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस बच्चों पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कांसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पावर इंटीग्रल, 6 स्पेशल इंटीग्रल पढ़ेंगे, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। मात्र इतना ही नहीं है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। एडजस्टमेंट मेथड पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे, बाई पार्ट मेथड पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही नहीं है, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल बाई इंडेफिनिट रूल कवर करना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, मॉडल्स, फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है डेफिनेट और इनडेफिनिट का। क्योंकि सिलेबस में तो मात्र 4-5 लाइन में खत्म कर दिया बेटा सब कुछ लिख के, ठीक है। जब सिलेबस बहुत बड़ा होता है तो जनरली सिलेबस उतना ही ज्यादा छोटा लिखा होता है। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है बेटा आप सभी लोगों का। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। तो बच्चों जल्दी से फटाफट एक बार सभी मेरे बच्चे सेशन में ज्वाइन हो जाएंगे धुआंधार तरीके से। आज एक दोबारा नए वन शॉट के साथ में बच्चों आया हूं मैं चैप्टर नंबर 7 का इंटीग्रल। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारी बुक का, हमारी मैथमेटिक्स का। अगर कोई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है तो वो इंटीग्रेशन है। और इंटीग्रेशन ही एक ऐसा चैप्टर है जो लगातार बच्चों को सबसे ज्यादा परेशान करता है, सबसे ज्यादा टाइम टेकिंग होता है। जब शुरुआत में इंटीग्रेशन पढ़ते हैं तो रोना आता है, रोज डेली यही सोच रहे होते हैं शुरुआत के 4-6 दिनों में कि मतलब कब ये खत्म हो जाए, कब किस तरीके से हमें समझ आ जाए। तो ये चैप्टर बच्चों बहुत ही ज्यादा हाईली इंपॉर्टेंट है। तो आज जल्दी से फटाफट देखते हैं आज के सेशन हम लोग करने क्या वाले इस चैप्टर में। सबसे पहले बिफोर गोइंग ऑनवर्ड्स, तो सबसे पहली चीज हम यहां पर ये देखते हैं कि कैलकुलस का वेटेज कितना है। बेटा कैलकुलस का यहां पर आप वेटेज देख सकते हो 35 नंबर है, और 35 नंबर में कम से कम 7 से 8 मार्क्स सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रल आता है। तो आप समझ सकते हो कि इंटीग्रेशन का कितना खतरनाक वेटेज है। मतलब 7 से 8 नंबर का बेटा सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन ऑब्वियस ही बात है, अगर मैं बोल रहा हूं तो डेफिनेट और इनडेफिनेट दोनों मिला के मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो 8 नंबर के करीब इसका वेटेज आएगा। अब इसका सर सिलेबस क्या है? सिलेबस यार सब कुछ है, कुछ भी डिलीटेड नहीं है। इंटीग्रेशन एज इनवर्स प्रोसेस ऑफ द डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन ऑफ वैरायटी ऑफ फंक्शन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्शियल फ्रैक्शन, बाय पार्ट, इवोल्यूशन ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन बाय द फॉलोइंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये आपके पास यहाँ पर ये प्रॉब्लम के तरीके दिए गए हैं, किस किस कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन अलजेब्रिक का इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ द कैलकुलस विदाउट प्रूफ, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल एंड इवोल्यूशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल। ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है इंटीग्रेशन का। बेटा ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और अगेन मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं यहां पे कि बिल्कुल भी हिम्मत मत हारना, बहुत ही विधिवत मैं आपको कराने वाला हूं। तो आ जाओ जल्दी से एक बार देखते हैं फटाफट इसमें हम लोग कवर क्या क्या करने वाले। देखो सिलेबस कहने के लिए तो बस इतना सा लिखा हुआ है 4 लाइन में, लेकिन ये सिलेबस भैया इतना ही नहीं है। अब सिलेबस है क्या मैं तुम्हें हकीकत में बताता हूं। देखो अब इसमें करने क्या वाले हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट डिडक्शंस पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस बच्चों पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे, कांसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पावर इंटीग्रल, 6 स्पेशल इंटीग्रल पढ़ेंगे, अलजेब्रिक सब्स्टिट्यूशंस पढ़ेंगे। मात्र इतना ही नहीं है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना पड़ेगा। एडजस्टमेंट मेथड पढ़ेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पढ़ेंगे, बाई पार्ट मेथड पढ़ेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इतना ही नहीं है, बेसिक डेफिनेशन, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ द डेफिनेट इंटीग्रल बाय इंडेफिनिट रूल कवर करना पड़ेगा। 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज, मॉडल्स, फंक्शन, डेफिनेट इंटीग्रल। ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है डेफिनेट इंटीग्रल, सॉरी डेफिनेट और इनडेफिनिट का। आपके सिलेबस में तो मात्र 4-5 लाइन में खत्म कर दिया बेटा सब कुछ लिख के, ठीक है। जब सिलेबस बहुत बड़ा होता है तो जनरली सिलेबस उतना ही ज्यादा छोटा लिखा होता है। कभी आप आईआईटी जेईई का सिलेबस जाके देखना, कभी यूपीएससी का जाके सिलेबस देखना, बहुत ही छोटे लिखे होता है, लेकिन उसके अंदर की कहानी कुछ ज्यादा ही बड़ी होती है। अब यहां पर सभी मेरे बच्चों को मैं एक चीज समझाना चाहता हूं बेटा, इस चैप्टर को किसी भी कीमत पे आप लोग मिस मत करना। उसके पीछे का रीजन ये है क्योंकि अगर ये चैप्टर आप वेस्ट करते हो तो सर हमारा क्या क्या बर्बाद हो सकता है जिंदगी में, एक बार बता दो बेटा। अगर ये चैप्टर आप वेस्ट करते हो तो नेक्स्ट चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल बर्बाद, ये आपके पेपर में 4 नंबर के करीब आता है। इसका अगला चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, बर्बाद, ये भी आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। यानी 4-4 8, और इसके अलावा 7 नंबर का तो इंटीग्रल ही आएगा, तो 7 नंबर आपका ये बेकार हो जाएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हो लगभग 15 मार्क्स आपके बर्बाद हो जाएंगे अगर आप इस चैप्टर के साथ में मजाक करते हो तो।
सिर्फ इतना ही नहीं बर्बाद होगा, फिजिक्स में भी इंटीग्रल का काफी सारा काम आता है। आप इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स से पढ़ना चालू करते हो, आगे मैग्नेटिज्म पढ़ते हो, एसी करंट पढ़ते हो, हर जगह पर इंटीग्रल का काम आता है, आपको कहीं भी फिजिक्स समझ नहीं आएगी। इसके अलावा केमिस्ट्री में केमिकल काइनेटिक्स वगैरह पढ़ते हो, उसमें फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो आप पढ़ते हो, उसमें हर जगह पर इंटीग्रेशन का काम लगता है, आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। तो इंटीग्रेशन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा कैलकुलस का, जिसको आप किसी भी कीमत में मिस नहीं कर सकते। इंपॉर्टेंट चैप्टर की श्रेणी में सबसे नंबर 1 पर आता है डिफरेंशिएशन, जो कि हम लोग कवर कर चुके हैं चैप्टर नंबर 5 में। इसके बाद कैलकुलस का जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो ये है इंटीग्रेशन, क्योंकि इस पर भी 2 चैप्टर इस पर बेस्ड है, यानी 15 नंबर इस पर बेस्ड है। तो किसी भी कीमत पे हमें इसको छोड़ना नहीं है बेटा। पूरा सेशन थोड़ा सा लंबा जाएगा, आप लोग जानते हो मैं कंटेंट के साथ में कभी खिलवाड़ नहीं करता। डेफिनेटली मेरे वन शॉट सबसे ज्यादा आपको लंबे दिखेंगे, लेकिन बेटा कंटेंट क्वालिटी के साथ में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाला हूं। प्लीज सभी बच्चे अच्छी तरीके से एकदम स्क्रीन को फुल कर लो, कोई कमेंट बाजी नहीं, कुछ नहीं, बस अच्छी तरीके से आप पूरा नोट्स बनाओ, प्रॉपर अच्छी तरीके से पढ़ाई करो जैसे क्लास में आप पढ़ते हो। बहुत मजा आएगा, सब कुछ कंप्लीट करवा दूंगा, कुछ भी नहीं बचेगा, एकदम टेंशन फ्री रहो। ये सेशन बेटा हो सकता है कि 4 से 5 घंटे का भी चला जाए, अब मुझे नहीं मालूम कि कितनी देर का जाएगा, लेकिन मैं तुम्हें विधिवत पढ़ाने वाला हूं, तो ये 4-5 घंटे जितनी देर भी जाएगा उतनी देर देख लेना, एक बार को प्रॉपर अच्छी तरीके से नोट्स बना लेना, बाकी ठीक है जितनी देर में खत्म होगा बाद में देखेंगे, ठीक है। तो आ जाओ बेटा, शुरुआत करते हैं सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज के पहले से चालू करते हैं, यहां पर हेडिंग डालो इंडेफिनिट इंटीग्रल, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज के पहले से और इसके पहले से चालू करते हैं। जस्ट 1 सेकंड बेटा। तो बेसिक के पहले से चालू हम क्या करेंगे सर, सीधा सीधा कि आखिरकार इंटीग्रेशन का जन्म कहां पर होगा। तो यहां पर एक हेडिंग डालना इंटीग्रल, ठीक। इंटीग्रल को हम कहते हैं क्या है बाबू, इंटीग्रल को सर हम एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। यहां पर लिख लो रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, ठीक है। डिफरेंशिएशन का क्या होता है भैया, रिवर्स प्रोसेस होता है बेटा। तो ये रिवर्स प्रोसेस है, इसी वजह से इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं, एंटी डेरिवेटिव। ये कई जगहों पर आपको इस तरीके से भी लिखा मिल सकता है एंटी डेरिवेटिव। तो अगर कहीं पर एंटी डेरिवेटिव लिखा मिले तो आप समझ जाना, ठीक है। अब यहां पर एक बेसिक सी बात करते हैं सबसे पहले। जैसे आप लोग बेटा पढ़ते हो बचपन से सर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, ये क्या होता है भैया, ये होता है सर कॉस एक्स, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है। अब बेटा अगर हम इसका उल्टा करते हैं, देखो जब हम साइन एक्स का डेरिवेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास कॉस एक्स आ रहा है। अब अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करें, यानी कि सर कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर दें, कॉस एक्स डी एक्स, तो हमारे पास यहां पर क्या आएगा, हमारे पास यहां से आ जाएगा सर साइन एक्स, हाँ या ना, बताओ फटाफट। बिल्कुल सर सही बात है। जरा थोड़ी सी बात और समझो, अगर मान लो जैसे मैं यहां पर लिखता हूं सर डी बाई डी एक्स ऑफ सेक डी बाई डी एक्स ऑफ tan एक्स, ठीक, ये क्या होता है, ये होता है सर सेक स्क्वायर एक्स। अब एंटी डेरिवेटिव क्या बोलेगा कि सर आप इसका उल्टा कर दो, सेक स्क्वायर एक्स का उल्टा यानी इसका इंटीग्रेशन। तो अगर हम सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कर देंगे तो सर हमारे पास यहां से क्या आ जाएगा, tan एक्स आ जाएगा। तो ये सबसे बेसिक बात है इंडेफिनिट इंटीग्रल की, यहीं से बेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की शुरुआत होती है। अब जरा यहां पर एक और बारीकी वाली बात समझना, बहुत ही छोटी बात है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स हमने लिख दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर मान लो यहीं पर साइन एक्स प्लस सी लिखा होता, ठीक है, कोई कांस्टेंट अगर होता डी बाई डी एक्स, मान लो यहां पर साइन एक्स प्लस सी लिखा होता, तो क्या होता इसका डेरिवेटिव, तो भी सर इसका डेरिवेटिव क्या होता, कॉस एक्स होता। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 बन जाता है, हाँ या ना। तो अगर हम यहां पर cos x का इंटीग्रेशन करते cos x dx, तो हमारे पास यहां से क्या आता, यहां से आना चाहिए sin x प्लस सी आना चाहिए कि नहीं, बिल्कुल सर आना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि हम डिफरेंशिएशन करते समय यहां पर कोई भी कांस्टेंट जोड़ सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल सर जोड़ सकते हैं, क्योंकि कांस्टेंट से इसके आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंशिएशन के, लेकिन उसका फर्क इंटीग्रेशन पे पड़ रहा है। क्यों, क्योंकि जब sin x है तो cos x हो रहा है, तो cos x का इंटीग्रेशन sin x आ गया, वेल एंड गुड है। लेकिन
अगर साइन एक्स की जगह पर साइन एक्स प्लस सी अगर हम डेरिवेटिव में लेते हैं तो इसका आंसर कॉस एक्स है। तो अगर हम कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो यहां पर साइन एक्स प्लस सी आ रहा है, यानी दोनों में डिफरेंस तो है बॉस। यहां पर जो प्लस सी वाला टर्म है वो प्लस सी वाला टर्म नहीं है, यहां पर प्लस सी वाला टर्म है। यानी कि मोस्ट जनरल कौन सा हुआ? मोस्ट जनरल ये वाला टर्म हुआ कि नहीं, कि cos x dx इज इक्वल टू sin x प्लस सी। बिल्कुल सही बात है सर, थोड़ा सा और गहराई में समझो। जैसे यहां पर ये वाला एग्जांपल देखो, डी बाई डी एक्स tan x बराबर sec स्क्वायर x हो गया। अगर मान लो मैं यही tan x की जगह पर बाबू कोई कांस्टेंट ऐड कर दूं, लेट से डी बाई डी एक्स tan x प्लस x मान लो यहां पर ले ले, ओ सॉरी tan x प्लस सी ले लूं, तो भी तो इसका डेरिवेटिव sec स्क्वायर x होगा, हाँ या ना। तो अगर मैं अब यहां पर sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन करता हूं तो यहां से हमारा आंसर क्या आ रहा है? यहां से हमारा आंसर tan x प्लस सी आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सही बात है सर। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जहां पर आर्बिट्री ये जो सी लगा हुआ है आइटम, ये सबसे ज्यादा जनरल सॉल्यूशन है, हाँ या ना। क्यों? क्योंकि सर यहां पर प्लस सी लिखा हुआ है। समझ पा रहे हो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? मैं सीधी सीधी ये बात कहने की कोशिश कर रहा हूं कि जब tan x का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x था तो हमने sec स्क्वायर x का इंटीग्रल करा, tan x आ गया। अगर हम यहां पर डेरिवेटिव करते समय कोई कांस्टेंट जोड़ दें तो डेरिवेटिव के आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन यहां पर इंटीग्रल के आंसर पर फर्क पड़ रहा है, क्योंकि यहां पर tan x प्लस सी हो जा रहा है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर हम कहीं पर भी इंटीग्रेशन करते हैं तो हमें मोस्ट जनरली क्या लिखना चाहिए? हर जगह पर कोई प्लस सी लिखना चाहिए कि नहीं, आया ना। जैसे उल्टा करते टाइम हर जगह पर प्लस सी लिखना चाहिए कि नहीं? थोड़ा सा और समझो इस बात को, अभी और क्लैरिटी से समझ आएगा। जैसे मान लो कहीं पर हम इंटीग्रेशन ले लेते हैं डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स, ये क्या होता था? ये होता सर अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मान लो मैं इसी का इंटीग्रेशन कर दूं, 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अगर मैं करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा? यहां से साइन इनवर्स एक्स आएगा, बिल्कुल सही बात है। तो क्या साइन इनवर्स एक्स प्लस सी हम इसकी जगह पर नहीं लिख सकते? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसका भी डेरिवेटिव यही होगा, और अगर साइन इनवर्स एक्स लेंगे तो भी इसका डेरिवेटिव यही होगा। तो जो मोस्ट जनरल टर्म है, मोस्ट जनरली हमें हर जगह पर क्या लगाना चाहिए सर? प्लस सी लगाना चाहिए। क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? तो अब यहां से एक नोट बना के सुंदर सा, सबसे पहले तो ये फंडा लिखो, ठीक है, ये नोट बना के लिखो, नोट इफ डी बाई डी एक्स, इफ डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लेते हैं कि ये कैपिटल एफ ऑफ एक्स है, तो अगर हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से हमारे पास क्या आएगा बाबू? स्मॉल एफ ऑफ एक्स प्लस सी आएगा, ठीक है। तो ये इंटीग्रल का सबसे बेसिक रूल है। अब यहां पर ये प्लस सी क्या है? यहां पर ये जो सी है, सी इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। क्या नाम है सर इसका? सी क्या है भैया? आर्बिट्री कांस्टेंट है। अब यार ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या वाला है? अब जरा इसको भी एक बार समझते हैं, ठीक है। अब जरा यहां पर हेडिंग डालना, कांस्टेंट, कांस्टेंट्स, ठीक। अब कांस्टेंट कितने प्रकार का है? देखो कांस्टेंट ऐसा तो कोई प्रकार वगैरह नहीं है, लेकिन स्टिल मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहां पर लिख दे रहा हूं, दो प्रकार का। एक सर आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक है, और दूसरा कांस्टेंट, ठीक है। ये ऐसा कोई क्लासिफिकेशन नहीं है, लेकिन आपकी समझदारी के लिए मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, सो दैट आज के बाद कंफ्यूजन ना हो। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या है? आर्बिट्री कांस्टेंट ऐसे कांस्टेंट को कहते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है ना। दोज कांस्टेंट which have not fixed value, not fixed value है ना, जिनकी वैल्यू जो है फिक्स नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कैपिटल ए ले लो, कैपिटल बी ले लो, कैपिटल सी ले लो, इस तरीके से। जैसे कहीं पर सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, कहीं पर सी की वैल्यू 2 हो जाएगी, बेसिकली वो सिचुएशनल होगी, है ना। आर्बिट्री कांस्टेंट को सिचुएशनल भी कह सकते हो। जैसे इसकी वैल्यू सिचुएशनल होगी बेटा, ये सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग होती रहेगी, जैसी सिचुएशन वैसा ये हो जाएगा। अब जरा कांस्टेंट का मतलब जरा समझो कि आखिरकार सर कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, दोज कांस्टेंट, दीज कांस्टेंट
दीज कांस्टेंट हैव फिक्स्ड वैल्यू, इनकी जो वैल्यू है बाबू ये फिक्स होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कहीं पर 1 लिखा है, 2 लिखा है, 3, 1/2, √3/2 है ना। अब कहीं पर पाई लिखा है। अब इन सब की वैल्यू सिचुएशन के हिसाब से अलग थोड़ी ना होगी। अब 1 की वैल्यू चंद्रमा पे जाके 5 तो नहीं बन जाएगी है कि नहीं। 1/2 की वैल्यू अमेरिका में जाके 10 तो नहीं बन जाएगा। तो बेसिकली ऐसी वैल्यू जो हर जगह पर फिक्स है उसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और सिचुएशन के हिसाब से जो चेंज होता रहता है उसको क्या कहते हैं सर, आर्बिट्री कांस्टेंट। अब तुम्हें आर्बिट्री कांस्टेंट अभी तक ज्यादा महसूस नहीं हुआ होगा, अभी और अच्छे से महसूस होगा, डोंट वरी, ठीक है। यहां पर जरा एक बढ़िया सा एक पॉइंट लिखो, ठीक है। देखो अगर बाबू हम यहां कहीं पर मान लो d/dx, ठीक, d/dx ऑफ कोई भी कांस्टेंट अगर हम लेते हैं, लेट से यहां पर d/dx ऑफ 1 ले लेते हैं या x ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया, 1 आ गया। x का डेरिवेटिव 1 आ गया। तो यार यहां पर अगर हम 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा सर x + c, हाँ या ना, x + c आ गया, बिल्कुल सही बात है सर। तो अगर मैं इस वाले टर्म को y मान लेता हूं, ध्यान से समझते चलना एकदम आराम आराम से, अगर मैं इस वाले टर्म को y कह देता हूं तो यार यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, y = x + c लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। यानी कि ये क्या आ गई, ये एक इक्वेशन आ गई, और इक्वेशन की वैल्यू क्या है बाबू, y = x + c है। यहां पर c क्या है, यहां पर c इज एन आर्बिट्री कांस्टेंट। अब जरा यहां पर ना तमाशा देखना, ये क्या है सर, दिस इज द आर्बिट्री कांस्टेंट, ठीक। अब ये आर्बिट्री कांस्टेंट है, तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, हाँ या ना, बिल्कुल सर। तो यहां पर एक बार को हम c = 0 ले लेते हैं। तो अगर हम c = 0 लेंगे तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, ये हो जाएगी सर x। अगर हम c = 1 ले लेते हैं तो यहां से y की वैल्यू क्या हो जाएगी सर, x + 1। अगर हम c = 2 ले लेते हैं तो यहां से y की वैल्यू क्या हो गई बाबू, x + 2 हो गई, ठीक है, क्लियर है, समझते चलना भी आराम आराम से। अगर मैं यहां पर c = -1 लेता हूं तो यहां से सर y = इक्वेशन बन गई -1। अगर हम यहां पर -2 ले लेते हैं तो y = इक्वेशन बन गई सर x - 2। तो इस तरीके से हम इनफाइनाइटली मेनी लाइंस लिख सकते हैं। अगर हम c की इस तरीके से वैल्यूज को चेंज करते जाएंगे तो सर यहां पर हमारे पास इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज आ जाएंगे। तो अगर हम c की इनफाइनाइटली मेनी वैल्यूज यहां पर पुट कर सकते हैं तो सर ये जो इक्वेशन लिखी हुई है हम यहां से इनफाइनाइटली मेनी इक्वेशंस को लिख सकते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। अब एक बार को ना इन लाइनों को हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इन लाइंस को एक बार को बेटा हम ड्रॉ करते हैं जरा। अब जरा देखो एक बार, ये क्या है सर, दिस इज द x एक्सिस, ये क्या है भैया, दिस इज द y एक्सिस। अब सबसे पहली लाइन है सर y = x, ठीक है। तो y = x कैसे ड्रॉ होगी, y = x एक ऐसी लाइन जो कि ओरिजिन से पास हो रही है। यार इस पूरी की पूरी लाइन पर c = 0 है, समझते चलना। y = x + 1, दिस इज जस्ट लाइक y = mx + c। स्लोप तो सबका बराबर है, बस c की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यानी कि ये वाली लाइन यहां से जाएगी, y पर 1 यूनिट का इंटरसेप्ट बनाएगी कुछ इस तरीके से, और इस पूरी लाइन पर c = क्या है सर, 1 है। y = x + 2 कैसे जाएगा, सेम स्लोप की लाइन, बस यहां पर क्या होगा, यहां पर ये c = 2 हो जाएगा, ठीक। y = x - 1, सेम इसी स्लोप की लाइन होगी, बस ये माइनस यूनिट का इंटरसेप्ट बनाएगी इस तरीके से। तो इस पूरी की पूरी लाइन पर c = -1 है। सेम इसी तरीके से भैया यहां पर c = -2, ठीक है। तो ये हो गया सर c = -2। तो इस तरीके से हम सारी लाइंस को अच्छी तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, बिल्कुल सर ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहां पर एक चीज तुम्हें कमाल की नजर आ रही है बेटा, क्या सर नजर आ रहा है, नजर ये आना चाहिए कि अगर हम यहां पर c की अलग अलग वैल्यूज पुट करेंगे तो सर हमारे पास अलग अलग लाइनें आ जाएंगी। यानी कहने का मतलब यह है कि सर ये जो इक्वेशन लिखी है ये कोई जनरल इक्वेशन टाइप की लिखी है। अरे हाँ या ना बोलो, ये क्या लिखा हुआ है, ये जनरल इक्वेशन लिखा हुआ है कि नहीं, तुम बताओ जल्दी से फटाफट। ये कोई जनरल इक्वेशन टाइप नहीं लिखा हुआ है कि यहां पर आप c की अलग अलग वैल्यू डाल रहे हो, अलग अलग लाइन आती जा रही है। या ये जो लाइन लिखी हुई है इसको तुम ये भी कह सकते हो सर ये तो कोई एक लाइन की इक्वेशन नहीं है, ये तो पूरा लाइनों का परिवार है।
यानी कि सर दिस इज द फैमिली ऑफ लाइन, हम इसको कह सकते हैं कि नहीं, हम इसको फैमिली ऑफ लाइंस कह सकते हैं पुत्र, कि सर ये कोई एक लाइन नहीं है तो बल्कि लाइनों का पूरा परिवार है, लाइनों का पूरा झुंड है, तो ये तो पूरा का पूरा फैमिली ऑफ लाइन है। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के अब आज के बाद अगर आपसे कभी कोई पूछे कि सर ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या भला है, तो तुम यही बोलोगे कि सर आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करता है, किसी भी इंटीग्रेशन के आंसर में ये जो आर्बिट्री कांस्टेंट आता है ये बेसिकली जनरल इक्वेशन देता है। ये आर्बिट्री कांस्टेंट क्या करता है, इस इक्वेशन को फैमिली ऑफ द कर्व बना देता है। अब यहां पर ये लाइन की इक्वेशन है तो लाइन दे रहा है, अगर यहां पर कोई भी कर्व होता तो बेसिकली ये क्या कर रहा होता, फैमिली ऑफ द कर्व अगर होता, मतलब कोई भी अगर दूसरा कर्व होता तो ये फैमिली ऑफ द कर्व की इक्वेशन देता। समझ आया? बिल्कुल सही बात है सर। अब जरा एक चीज और समझना, छोटी सी बात, इंपॉर्टेंट बात। सर यहां पर हमने सी की एक पर्टिकुलर वैल्यू ली, तो यहां पर हमारे पास इस कर्व में से एक पर्टिकुलर कर्व आया, यहां पर सी की एक दूसरी पर्टिकुलर वैल्यू ली तो हमने यहां पर दूसरा पर्टिकुलर कर्व आया, सी की यहां पर तीसरी एक पर्टिकुलर वैल्यू ली तो यहां पर तीसरा पर्टिकुलर कर्व आया, यहां पर सी का एक और पर्टिकुलर वैल्यू लिया तो एक और पर्टिकुलर कर्व आया। यानी कि अलग अलग सी को जो फिक्स करने के बाद ये जो कर्व आए हैं इन्हीं को क्या कहते हैं भैया, इन्हीं को पर्टिकुलर कर्व कहते हैं। लिख लो इसको, इन्हीं को क्या कहते हैं सर, पर्टिकुलर कर्व कहते हैं। तो अगर आपको आज के बाद अगर कोई पूछता है कि सर जनरल कर्व और पर्टिकुलर कर्व में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बोलोगे? हम सर ये बोलेंगे जो ये आर्बिट्री कांस्टेंट लगा होता है बेसिकली दिस इज द जनरल कर्व। इसको यहां पर जनरल कर्व भी लिख लो, ठीक है। ये क्या है सर, दिस इज द जनरल कर्व। और पर्टिकुलर कर्व क्या है, जो सी की अलग अलग वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं इसके बाद जो हमारे पास कर्व निकल के आ रहा है दिस इज द पर्टिकुलर कर्व। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सेलेंट। चलो इस टाइप का ना एक और मजेदार एग्जांपल देख लेता हूं, उसके बाद अभी आपको ये और अच्छी तरीके से क्लियर आ जाएगा, डोंट वरी। जैसे मान लो डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, ठीक है, ये क्या होगा, ये हो जाएगा बेसिकली एक काम करता है, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x क्या हो जाएगा, 2 आएगा, है ना, और एक्स स्क्वायर ले लेते हैं इसको, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा सर, ये हो गया 2x। अब बेटा अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ 2x करते हैं तो हमारे पास क्या आना चाहिए, हमारे पास सर एक्स स्क्वायर प्लस सी आना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल सही बात है। तो बाबू अगर हम इसको y मान लेते हैं तो ये इक्वेशन क्या आ गई, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी आ गया। बिल्कुल सही बात है सर। यहां पर देखो c क्या है सर, c इज आर्बिट्री कांस्टेंट, c क्या है, आर्बिट्री कांस्टेंट। अगर किसी भी इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होता है तो इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, दिस इज द जनरल कर्व। क्या बोलेंगे, जनरल कर्व बोलेंगे, हाँ या ना, क्योंकि यहां पर हम c की तो इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, तो अगर पुट कर सकते हैं तो आ जाओ पुट करना शुरू करते हैं। तो अगर हम यहां पर c इज इक्वल्स टू 0 लेते हैं तो यहां पर कर्व क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अगर हम c इज इक्वल टू 1 लेते हैं तो ये y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर हम c इज इक्वल्स टू 2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, आया ना। सेम इसी तरीके से अगर हम मान लो c इज इक्वल्स टू -1 लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। c इज इक्वल्स टू -2 लेते हैं तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2। इस तरीके से हम लिखते जाएंगे, हाँ या ना। तो अब अगर बेटा हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोला। कैसा पैराबोला सर, अपवर्ड पैराबोला, है ना। तो सबसे पहला काम सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमने यहां पर बना दिया। ये किस चीज का ग्राफ है सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। और कमाल की बात यहां पर क्या है, इस पूरे के पूरे कर्व पर आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू क्या है सर, 0 है। अब यार एक्स स्क्वायर प्लस 1 का ग्राफ कैसे बनेगा पुत्र, सर यही सेम ग्राफ एक यूनिट ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है, यही जो हमारे पास सेम ग्राफ है यही एक यूनिट इस तरीके से ऊपर खिसक जाएगा, ठीक है। तो ये ग्राफ किसका बन गया, यही ग्राफ हमारे पास बन गया किसका, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, ठीक। ये कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, दिस इज द 0,1 हो जाएगा। ये कितना है सर, 0 0 है।
इस पूरे के पूरे पैराबोला पर c की वैल्यू कितनी है, 1 है। सेम इसी तरीके से अगर इसी कर्व को हम 2 यूनिट अगर ऊपर खिसका दें तो इस कर्व की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगी। और इस पूरे के पूरे कर्व पर c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कोऑर्डिनेट क्या हो गया सर, 0,2 हो गया, आया ना, ठीक है, क्लियर। सेम इसी तरीके से अगर इसी टाइप का एक बेटा कर्व इस तरीके से हम नीचे की साइड में अगर खिसका दें तो ये पॉइंट हो गया सर 0,-1 और ये पैराबोला की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -1। यहां पर हर जगह पर c की वैल्यू क्या हो गई, -1। सेम इसी तरीके से अगर इसी कर्व को 2 यूनिट अगर नीचे खिसका दो इस तरीके से, ठीक है, तो ये कर्व की इक्वेशन क्या हो गई, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -2 और इस पूरे के पूरे पैराबोला पर c की वैल्यू -2 हो गई। तो समझ पा रहे हो आर्बिट्री कांस्टेंट की अहमियत कितनी है। सर आर्बिट्री कांस्टेंट किसी भी कर्व को जनरल कर्व बना दे रहा है, फैमिली ऑफ द पैराबोला यहां पर दे रहा है। ये क्या दे रहा है बाबू, यहां पर ये फैमिली ऑफ द पैराबोला दे रहा है, फैमिली ऑफ द पैराबोला, ठीक है, कोई एक पैराबोला नहीं है, फैमिली ऑफ द पैराबोला है। इसको क्या कहते हैं, इसी का नाम सर जनरल सॉल्यूशन कहते हैं। इसी को क्या बोलेंगे, जनरल सॉल्यूशन, ठीक है। इन सारे कर्व को क्या बोलेंगे बाबू, पर्टिकुलर कर्व बोल देंगे। ये सारे के सारे क्या है सर, पर्टिकुलर कर्व है। ये सब टर्म है, समझ लेना। इसी को हम क्या बोलेंगे सर, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोल सकते हैं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक। मतलब कि C की स्पेसिफिक वैल्यू पर जो हमारे पास ये वैल्यूज आती हैं इनको हम पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहते हैं। और जो हमारे पास C की स्पेशल वैल्यू पर जो कर्व आता है इसको पर्टिकुलर कर्व कहते हैं। जहां पर आर्बिट्री कांस्टेंट लगा होता है इसको जनरल कर्व या जनरल सॉल्यूशन। आर्बिट्री कांस्टेंट करता है क्या है सर, आर्बिट्री कांस्टेंट किसी भी कर्व को फैमिली ऑफ द कर्व बना देता है। दिस इज द रियल लाइफ एग्जांपल ऑफ द आर्बिट्री कांस्टेंट। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। अच्छा, अगर मान लो कोई इंटीग्रेशन का आपको रियल लाइफ में यूज पूछे तो आप क्या बोलोगे, सीधा सीधा आप ये बोलोगे अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन है, ऑब्वियस सी बात है डिफरेंशिएबल होना चाहिए, क्यों, क्योंकि यहां पर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना जरूरी है, ठीक है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा। और अगर इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करेगा तो ऐसे केसेस में हम क्या बोलेंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, एंटी डेरिवेटिव हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। अच्छा, एक छोटी सी कहानी और बताता हूं बेटा आपको। डिफरेंशिएशन तो आप किसी भी फंक्शन का निकाल सकते हो, लेकिन आप उसका उल्टा हमेशा हर फंक्शन का नहीं कर सकते, समझ रहे हो। जैसे आप डिफरेंशिएशन साइन रूट एक्स का निकाल सकते हो, लेकिन आप इंटीग्रेशन नहीं निकाल सकते। तो ये बात ध्यान रखना। अगर कभी कोई दोस्त यार तुम्हें डिफरेंशिएशन का सवाल दे फंसाने के लिए तो तुम आंख बंद करके ठीक है उड़ा दोगे, लेकिन अगर कोई इंटीग्रेशन का सवाल देते तुम्हें फंसाने के लिए तो फंसना मत, क्योंकि हर इंटीग्रेशन निकाला नहीं जा सकता। बहुत सारे इंटीग्रेशन है जो नहीं निकाले जा सकते। अगर आपको कोई बोल दे अंडर रूट ऑफ कॉस अंडर रूट एक्स, आप नहीं निकाल सकते। e टू द पावर रूट एक्स आप नहीं निकाल पाओगे। तो ये सब इंटीग्रल आप निकाल नहीं सकते बेटा। इंटीग्रेशन, हर इंटीग्रेशन का सोल्यूशन आप नहीं निकाल सकते, लेकिन हाँ डेरिवेटिव आप हर किसी का कर सकते हो। तो ये बात सभी लोग ध्यान रखना, ठीक है, क्लियर है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। अब मान लो कोई इंटीग्रल का आपको रियल लाइफ में यूज पूछे तो आप क्या बोलोगे, सर अगर कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। तो ऐसे केसेस में जो इंडेफिनिट इंटीग्रल है वो हमें एक कर्व की इक्वेशन देता है। इनफैक्ट अगर हम और अच्छी तरीके से बोलें कि इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें जनरल कर्व की इक्वेशन देता है, ठीक है। तो यहां पर मन करे तो नोट डाउन करके लिख लो, एक नोट बना के यहां पर लिख लो, इंडेफिनिट इंटीग्रल, इंडेफिनिट इंटीग्रल gives us general कर्व, ठीक है। इंडेफिनिट इंटीग्रल हमें क्या देता है सर, जनरल कर्व की इक्वेशन देता है, जनरल कर्व इक्वेशन, ठीक है।
अपनी भाषा में जो भी तुम्हें मन करे वो बना के लिख लो अच्छी तरीके से, ठीक है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को ये इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से सब कुछ समझ आ गया होगा। अब इसके बाद बेटा हम यहां से इंटीग्रेशन की शुरुआत करेंगे, ठीक है। अब यहां से इंटीग्रेशन चालू होगा धीमे धीमे। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो बेटा अब इसके बाद हम लोग यहां पर देखेंगे बेसिक फॉर्मूलाज ऑफ द डेफिनेट इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। तो सबसे पहले बेसिक फॉर्मूलाज हम लोग इस पर देखते हैं। अब एक एक चीजों को ना अच्छी तरीके से गहराई से समझते चलना और अच्छी तरीके से समझते चलना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहला फॉर्मूला है बाबू डी बाई डी एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन अब हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सर इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर एन डी एक्स, ये क्या होगा सर, एक्स टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई एन प्लस वन प्लस सी। यार देखो ऑब्वियस सी बात है बेटा, यहां पर एन जो है ये -1 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। एन कैन नॉट बी इज इक्वल टू -1, ये बात ध्यान रखना, अदरवाइज डिनोमिनेटर जो है 0 बन जाएगा, तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। अगली चीज, अगर मान लो कहीं पर एक्स डी एक्स है तो आज के बाद ओरली याद रखना, ये तो डायरेक्ट हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। यहां पर दो इंपॉर्टेंट चीजें सभी मेरे बच्चे ध्यान रखेंगे, एक तो dx और दूसरा प्लस सी। कहीं लगाना नहीं भूलना है, अगर आप इसको लगाना भूल रहे हो दैट मीन्स कि आप सोल्यूशन गलत लिख रहे हो, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना बेटा। अगर मान लो कहीं पर 1 बाई एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, 1 बाई एक्स डी एक्स होगा ln mod x, ठीक। ये क्या होता है सर, ln mod x प्लस सी। ध्यान रखना कभी भी बेटा पूरे इंटीग्रल में कभी भी अगर आप ln के अंदर कोई भी टर्म लिख रहे हो हमेशा उसमें मॉड जरूर लगाना, ठीक। इसके अलावा इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर x dx, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा भैया a टू द पावर x अपॉन log a, ठीक है। अब अगर मान लो यही a की जगह पर मैं e पुट कर दूं, e टू द पावर x dx, तो ये हो जाएगा सर e टू द पावर x प्लस सी, ठीक। प्लस सी हर जगह पर लगा लेना, e टू द पावर x प्लस सी, ठीक। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो ये बेसिक फॉर्मूलाज जो मोस्ट ऑफ दी जगहों पर आपके काम आता है, ठीक है। अब जरा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज लिखो। अगर मान लो कहीं पर साइन एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो ये होता है भैया माइनस का कॉस एक्स प्लस सी, ठीक। अगर कहीं पर कॉस एक्स डी एक्स लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा सर साइन एक्स प्लस सी। ये सारे फॉर्मूलाज आपको याद होने चाहिए बेटा। यहां पर tan का मैं डायरेक्ट नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मैं सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख रहा हूं, ये होता है सर tan x प्लस सी। यहां पर मैं कॉट नहीं लिख रहा हूं, यहां पर मैं कॉसेक स्क्वायर लिख रहा हूं, कॉसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये होता है सर माइनस का कॉट एक्स प्लस सी, ठीक। इसके बाद सेक एक्स इंटू टैन एक्स, ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा सर सेक एक्स प्लस सी। और यहां पर भैया कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा बच्चों माइनस का कॉसेक एक्स, ठीक है। क्लियर है। तो ये सारे के सारे बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज और ये सारे के सारे अलजेब्रा वाले फॉर्मूलाज, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। अब जरा इसमें और आगे इसमें जरा और आगे चलते हैं। अगर मान लो इनवर्स वाले देखते हैं, अगर बेटा कहीं पर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, अब ये सोचो कि ये किस चीज का फॉर्मूला होता था डेरिवेटिव में, ये किसका डेरिवेटिव होता है सर साइन इनवर्स x का, बस आगे प्लस सी लगा दो। अगर यहीं पर ये -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हो तो फिर क्या बोलोगे, ये किस चीज का डेरिवेटिव होता है, ये होता है सर कॉस इनवर्स x का प्लस सी। अगर मान लो यहीं पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx लिखा हो, ये किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है भैया tan इनवर्स x प्लस सी का। और भैया अगर यहीं पर माइनस लिखा हो बाबू तो क्या होगा, ये किस चीज का सर, ये होता है कॉट इनवर्स x का, किसका, कॉट इनवर्स x प्लस सी। लास्ट अगर कहीं पर 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx अगर लिखा है, ये किस चीज का डिफरेंशिएशन होता है, ये होता है सर सेक इनवर्स x प्लस सी का। और अगर यहीं पर मैं माइनस लगा देता हूं रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx, ये किस चीज का होता है, ये होता है सर माइनस कॉसेक इनवर्स x प्लस सी का, ठीक है। तो यार ये पूरे के पूरे बेटा इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज हैं, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो बेटा ये सारे के सारे बेसिक फॉर्मूलाज मैंने यहां पर लिखे हुए हैं, ठीक है। बेसिक फॉर्मूलाज सारे के सारे यहां पर मैंने लिखे हुए हैं, ठीक है।
तो आज जरा कुछ एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जरा यहां पर डिराइव करता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आज है ना बेटा, आज के बाद क्योंकि इनको डायरेक्ट आपको याद रखना है तो मैं इस वजह से इसको फॉर्मूलाज की कैटेगरी में लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि आज के बाद आपको ओरली इसको याद रखना है। सबसे नंबर 1 पर है, अगर मान लो कहीं पर रूट एक्स डी एक्स अगर लिखा हुआ है तो सर हम क्या करते हैं, रूट एक्स डी एक्स निकालो फटाफट। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख लेंगे सर, एक्स टू द पावर 1/2 डी एक्स, हाँ या ना। ये हो जाएगा बाबू क्या, ये हो जाएगा सर इसका इंटीग्रेशन एक्स टू द पावर 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 1 3, ये हो गया देखो 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी आ गया कि नहीं, बिल्कुल सही बात है सर। तो आज के बाद ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, ये क्या होता है 2/3 एक्स टू द पावर 3/2 प्लस सी, ठीक है। तो आज के बाद ये फॉर्मूला ओरली याद रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको गली गली में ये फॉर्मूले का काम लगने वाला आगे आने वाले टाइम पे, ठीक है। दूसरे फॉर्मूले पर आते हैं बाबू। दूसरा फॉर्मूला लिखो, इन व्हाट इज द 1/√x dx, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा जरा निकालते हैं एक बार फटाफट। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या 1/x टू द पावर 1/2 dx, इसको हम क्या लिख लेंगे x टू द पावर -1/2 dx। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 2x टू द पावर -1/2 और सॉरी प्लस 1/2, बेसिकली ये हो गया सर 2√x आ गया। तो ये किसके बराबर हो गया भैया, ये हो गया सर 2√x प्लस c के बराबर, ठीक है। तो दिस इज द हमारा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। 1/√x का इंटीग्रल क्या होगा सर 2√x प्लस सी, और √x का क्या होगा 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस सी। ये बेटा बेसिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पल पल में इन सब का काम लगेगा। आगे आ जाओ, तीसरा एक फॉर्मूला लिखते हैं। अगर कहीं पर 1/x² dx अगर कहीं पर लिखा होगा तो क्या होगा, जरा कैलकुलेट करो इसको फटाफट। कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा भैया x टू द पावर -2 dx, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1, यानी कि क्या हो जाएगा सर -1/x आ जाएगा। तो बेटा ये डायरेक्ट फॉर्मूला आज के बाद याद रखना, ये होता है सर -1/x प्लस सी, ठीक है, क्लियर है। ये 3 फॉर्मूलाज आज के बाद बेटा आप लोग ओरली याद रखना, ठीक है। √x का इंटीग्रल क्या होता है, 1/√x का क्या होता है, 1/x² का क्या होता है, आज के बाद इसको ओरली याद रखना। ये 3 अलजेब्रिक फॉर्मूलाज और अच्छी तरीके से अपने दिमाग में सेट कर लेना, ओके, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। अच्छा, यहां पर बेसिक में मैंने कांस्टेंट का नहीं लिखा है ना, तो एक फॉर्मूला यहां पर और एड ऑन करो कांस्टेंट का, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी कांस्टेंट, ठीक है, यहां पर k dx लिख लो, k इंटू dx, ये हो जाएगा भैया kx प्लस सी। यहां पर k जो है कोई भी रियल नंबर है, k क्या है सर कोई भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला और बेटा यहां पर एड ऑन कर लेना, किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रल क्या होगा बस उसमें x लगा के प्लस c इज द राइट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। अब भैया इसके बाद जरा प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडेफिनिट इंटीग्रेशन पर आता है। वैसे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन स्टिल बेटा आप नोट डाउन कर लो, जरूरी है। इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस gx अगर कहीं पर इस तरीके से बेटा लिखा हुआ है, मतलब कि दो फंक्शन आपस में इस तरीके से ऐड ऑन है, तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, मतलब कि fx का इंटीग्रल अलग कर सकते हैं और भैया gx का इंटीग्रल हम अलग कर सकते हैं। ये सर हमारी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर यहां पर माइनस है तो भी हम ये काम कर सकते हैं, अगर यहां पर सर माइनस है तो भी ये काम कर सकते हैं, f ऑफ x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ gx dx, ठीक। नेक्स्ट, अगर बेटा मान लो यहां पर कोई कांस्टेंट है k इंटू एफ ऑफ x dx, अगर इस तरीके का कुछ है तो यार यहां से हम कांस्टेंट को बाहर ले लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बेटा फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है। फोर्थ फॉर्मूला थोड़ा सा इसी को और जनरलाइज करके लिखते हैं। अगर मान लो कहीं पर k1 f ऑफ x प्लस k2 gx इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है dx, तो दिस इज नथिंग बट यहां से हम कांस्टेंट को बाहर कर लेंगे, सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का इंटीग्रेशन करते जाएंगे।
यहां पर बेटा माइनस होगा तो यहां माइनस हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस हो जाएगा, k2gx dx। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मूलाज, ये प्रॉपर्टीज एज सच ऐसा कुछ नहीं है कि जानना बहुत जरूरी है, लेकिन हाँ अगर जान लोगे तो कोई गुनाह नहीं है। ठीक है, क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से एक बार देखो फटाफट, होपफुली यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो चलो अब आगे चलते हैं बेटा, इसमें थोड़ा सा कुछ एक और इंपॉर्टेंट बातें करते हैं। ठीक है, उसके बाद अभी हम लोग और आगे आएंगे, तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस इस पर जरा देखो सबसे पहले, उसके बाद अभी हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अगर मान लो कहीं पर इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस साइन एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो जल्दी से मुझे इसका सोल्यूशन बताओ क्या हो जाएगा फटाफट। तो सर ये तो हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस साइन एक्स डी एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। बेटा एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा सर, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3, साइन एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, ई टू दी पावर एक्स का ई टू दी पावर एक्स प्लस सी लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर है, थोड़ा सा ढंग से लिख लो इसको, एक्स क्यूब बाई 3 माइनस कॉस एक्स प्लस ई टू दी पावर एक्स प्लस सी, यही सर हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना जल्दी से देखो फटाफट। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। बस आपको इतना सा काम करना है बेटा कि आपको उस फॉर्मेट में बनाना है ना, आपको सिर्फ और सिर्फ उस फॉर्मेट में बनाना है जिस फॉर्मेट में आपको फॉर्मूलाज मालूम है, बस यही काम करना है, बाकी और कुछ नहीं करना, आराम से सवाल बन जाएंगे। आज कुछ एक सवाल करते हैं यहां पर, बेसिक क्वेश्चन है सारे के सारे। देखो क्या लिखा है बाबू, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ। लिखा है सर डी बाई डी एक्स सेक एक्स इंटू टेन एक्स इज इक्वल्स टू, अच्छा सेक एक्स लिखा है, ये लिखा है बाबू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। तो यार यहां पर जो इसका इंटीग्रेशन है सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रल, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर सेक एक्स प्लस सी। ये बात ध्यान रखना, सी लगाना कंपलसरी है, तो यहां पर कौन सा पार्ट आ जाएगा, सेक एक्स प्लस सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्या कह रहा है, ये बोल रहा है कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन सेक इनवर्स एक्स, यानी डी बाई डी एक्स सेक इनवर्स एक्स कह रहा है भैया कि ये है 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो कह रहा है कि इसका एंटी डेरिवेटिव क्या होगा, तो 1 अपॉन एक्स रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर आ जाएगा। तो सेक इनवर्स एक्स प्लस सी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये सब बेसिक क्वेश्चन है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ जल्दी से फटाफट। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ये हमारे पास फंक्शन दिया गया है, तो सर इसको हमें करना है, तो इसको बेटा आप अलग अलग कर लो, एक्स क्यूब बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस 4 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो यहां से एक्स स्क्वायर से कट गया तो बचा एक्स, यानी अल्टीमेटली क्या हो गया, ये हो गया एक्स डी एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया सर 5 डी एक्स माइनस 4 तो आ जाएगा बाहर 1 बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स, यही आ जाएगा। अब भैया एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 2, 5 का क्या हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ में एक्स लगा देते हैं, माइनस 4, बेटा 1 बाई एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट याद रखा करो, माइनस 1 बाई एक्स होता है प्लस सी, तो इसको सुंदर सा बना के लिख लो, बस यही हमारा आंसर है, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x प्लस 4 बाई एक्स प्लस सी, यही हमारा फाइनल उत्तर है। ठीक है, क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, तो ये आंसर मैच करवा लेना जो भी है। ठीक है, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। आज बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता है फटाफट। अभी आप देख रहे हो सिर्फ और सिर्फ बेसिक के क्वेश्चन कर रहा है बेटा, आगे तो बढ़े ही नहीं है कुछ भी। कह रहा है सर एंटी डेरिवेटिव हमें बताना है। एंटी डेरिवेटिव किसका, एंटी डेरिवेटिव बेटा इस फंक्शन का, यानी कि सर हमें बताना है क्या है, सर हमें यह बताना है कि ये जो टर्म लिखा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स, सर हमें इसका इंटीग्रेशन बताना है। तो अब कैसे निकालेंगे, देखो अब इसका इंटीग्रेशन निकालने के लिए बेटा आप ये सोचो कि आपको फॉर्मूला किस किस चीज का मालूम है।
तो हमें सर फॉर्मूला सेक स्क्वायर एक्स का मालूम है क्या? हाँ मालूम है। क्या होता है? tan x होता है। तो इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये हो गया देखो सेक स्क्वायर एक्स। अब इसको इसमें मल्टीप्लाई करो, यहां पर हो गया देखो सेक एक्स इंटू tan x dx। ठीक है। अब यार हमें इसका भी इंटीग्रेशन मालूम है, इसका भी मालूम है, तो हम दोनों को सर अलग अलग कर लेंगे। समझ आ गया पुत्र? हाँ या ना? सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टैन एक्स डी एक्स। ठीक है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भैया टैन एक्स, और सेक एक्स इंटू टैन एक्स का क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर सेक एक्स। तो यही चीज आपको बेटा मालूम रहनी चाहिए कि कौन सा ऐसा चीज है जिसका फॉर्मूला आपको मालूम है। ठीक है। तो उसी फॉर्मेट में आपको सवाल को बनाना पड़ेगा। जो जो बेसिक फॉर्मूलाज हैं वही बेसिक फॉर्मूलाज हैं बेटा। बस आपको करना क्या है, सवालों को सॉल्व करते टाइम ये चीज ध्यान में रखनी है कि हमें मालूम क्या है, हमें बस उसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। बस इतनी सी बात को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन को करना होता है। तो tan x प्लस sec x प्लस c शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, सभी बच्चे करेंगे। यहां पर बाबू f डैश x इज इक्वल टू ये लिखा है, तो वैल्यू ऑफ द f ऑफ x आपको बताना है। तो f डैश x यानी क्या लिखा है सर? d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। ये लिखा है भैया x प्लस 1 बाई एक्स है। अब कह रहे इसका हमें fx बताना है, तो यहां पर ये f डैश x है, तो हम क्या करेंगे सर? दोनों साइड इंटीग्रेशन कर देंगे। तो क्या कर देंगे? इंटीग्रेट, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, इंटीग्रेट बोथ साइड। जब भी अगर डेरिवेटिव हटाना हो तो इंटीग्रेशन का यूज करो। तो यानी कि यहां पर d बाई डी एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर क्या हो जाएगा? x प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। ठीक। हमने यहां पर क्या करा? दोनों साइड इंटीग्रेशन लगा दिया। अब जरा एक छोटी सी बात समझना यहां पे, अगर d बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x इज इक्वल्स टू f डैश x होता है, तो f डैश x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? f डैश x का इंटीग्रेशन सर f ऑफ x प्लस c होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल सर होना चाहिए। तो यहां पर f डैश x का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए? यहां पर f डैश x का इंटीग्रेशन सर f ऑफ x होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है सर। x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा सर? एक्स स्क्वायर बाई 2। 1 बाई एक्स का क्या होता है सर? ये होता है लॉग मॉड x, और यहां पर प्लस c। यही हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा पार्ट आ गया? एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लॉग मॉड x प्लस c शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। यहां पर देखो ये log x लिखा हुआ है, तो बेटा ये log mod x होना चाहिए। ये बात ध्यान रखना, सिली चीज है लेकिन इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है बाबू भैया, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को? हाँ यार। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आओ जल्दी से फटाफट। अभी तक हम बेटा कुछ भी आगे नहीं बढ़े। अभी तक आप ये समझ लो, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक फॉर्मूलाज की प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं तुम्हें इंटीग्रेशन बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का कराने वाला हूं, बहुत ही ज्यादा। तो चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट, इसको करते हैं। रूट एक्स प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे बाबू? इसको ओपन करते हैं। तो ये हो जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट एक्स इंटू 1 बाई रूट एक्स डी एक्स। यही हो जाएगा। तो यहां से ये तो हो गया सर कैंसिल आउट। रूट एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर एक्स, 1 बाई रूट एक्स एक्स प्लस 2, ये पूरे का इंटीग्रल। अब x का इंटीग्रल क्या हो गया सर? एक्स स्क्वायर बाई 2, 1 बाई एक्स का लॉग मॉड x, और 2 का 2x प्लस c। यही सर हमारा आंसर आ गया। आंसर मैच करवाना बेटा आपकी जिम्मेदारी है। आंसर मैच करा के मुझे बता देना कमेंट सेक्शन में कौन सा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं भैया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा बेटा। अभी तक हम सिर्फ और सिर्फ बेसिक पर है। आ जाओ जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 बाई एक्स डी एक्स। अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल क्या हो जाएगा? एक्स क्यूब बाई 3, 1 बाई एक्स स्क्वायर का माइनस 1 बाई एक्स, और 2 का 2x प्लस c। बस इसी को सुंदर सा बना के लिख लो। ये कितना हो गया? एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2x प्लस c। यही सर हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है। आंसर मैच करवाना आपकी जिम्मेदारी है, देख लेना कौन सा पार्ट है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है।
आज जो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फटाफट। यहां पर देखो क्या लिखा है बाबू, dx अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक, यहां पर क्या लिखा है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। देखो इंटीग्रेशन के सवालों को ना बेटा पहले ही दिमाग में सेट करना। अभी ना आप धीमे धीमे हैबिचुअल हो गए, अभी आपको बहुत दर्द हो गया शुरुआत में इंटीग्रेशन में। जब एक बार ना सारे तरीके सीख जाओगे, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, अच्छा ऐसा भी होता है, कहां पर क्या करना है, ये सब चीजें जब समझ जाओगे ना, बस मजा आ जाएगा। जैसे भी ये क्वेश्चन है, अभी आपको नहीं समझ आएगा, अभी मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, अभी देखो समझ आएगा। अब आज के बाद तुम्हें भी मालूम चल जाएगा कि ऐसा होता है। 1 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं, अपॉन ये हो जाएगा सर साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ या ना, इज इक्वल टू। अब बेटा यहां पर हम दोनों को अलग अलग कर सकते हैं, यहां पर dx जरूर लगाना। ये हो गया देखो साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, मैं अलग अलग कर दे रहा हूं इसको, प्लस ये हो गया देखो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। ठीक है, तो भैया कॉस स्क्वायर से कॉस स्क्वायर गया, साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर गया, तो यहां पर क्या आ गया, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx आ गया। अब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है सर, ये होता है भैया सेक स्क्वायर एक्स dx, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर कॉसेक स्क्वायर एक्स dx। ठीक, अब आज के बाद आपको ये भी मालूम चल गया। तो बेटा ऐसे ही है, इसमें शुरुआत में एक बार आपको सारे टैक्टिक्स समझाना जरूरी होता है, वो धीमे धीमे जब आप पूरा कर जाओगे एक बार तब समझ आएगा। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल कितना होता है पुत्र, tan x, कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ट्रस्ट में कुछ दिन बाद आप इन्हीं सवालों में बेटा ये सब नौटंकी लिखोगे ही नहीं, आप सीधा सीधा इन्हीं सब सवालों को आप करोगे। ठीक है, लेकिन अभी शुरुआत है तो अभी लिखना जरूरी है। tan x माइनस कॉट एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस बेटा बेसिक के सवाल है। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को। चलो आ जाओ जल्दी से फटाफट, ये क्वेश्चन जरा देखो, द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। हमारे सामने यहां पर ये इंटीग्रल दिया गया सर, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। करना चालू कर दो फटाफट। i इज इक्वल्स टू, बेटा अगर हम इसको अलग अलग लिख ले, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस, अगर हम इसी को ना ऐसा लिख लें, देखो साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, एक कॉस एक्स को इस तरीके से ले लिया, इंटू 1 बाई कॉस एक्स dx। जरा ध्यान से देखना इसको, है ना, साइन एक्स के साथ में एक कॉस एक्स और दूसरा 1 बाई कॉस एक्स ले लिया। यही सब तरीके हैं बेटा। क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि हम एक स्टेप और आगे जाके सोच रहे हैं कि अगर 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स होगा तो सेक स्क्वायर एक्स बनेगा, तो सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan x होता है। हम वहां से जाके सोच रहे हैं, समझ रहे हो। अगर हम इसको ऐसा करेंगे तो यहां पर बनेगा tan x, यहां पर बनेगा sec x, यानी हो गया sec x इंटू tan x, और हमें इसका इंटीग्रेशन मालूम है sec x है। तो इंटीग्रेशन के सवालों में आपको पहले 2-4 स्टेप पहले सोचना पड़ेगा कि इसमें क्या 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 करना है, और क्या करने के बाद क्या होगा, और जो हो रहा है उसका कोई फॉर्मूला है कि नहीं है, समझ रहे हो। तो इस तरीके से आपको इंटीग्रेशन में सोचना पड़ता है। थोड़ा सा इंटीग्रेशन सोचने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है बेटा। शुरुआत में ना बहुत दुख होगा, शुरुआत में बहुत दर्द होगा, आपको समझ नहीं आएगा कहां से थिंकिंग करते हैं, लेकिन ओवर द टाइम जब आप 100, 150, 200 क्वेश्चन कर लोगे, ऑटोमेटिकली आपको मजा आना शुरू हो जाएगा। तो ये वो चैप्टर है, तो थोड़ा सा भी देखते चलना। 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा भैया, सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस, ये देखो क्या हो गया, ये हो गया सर tan x इंटू सेक एक्स dx। अब हमें ये दोनों का फॉर्मूला मालूम है कि नहीं, सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x, सेक एक्स इंटू tan x का सेक एक्स प्लस सी, यही हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो दिस इज द हमारा करेक्ट आंसर। कौन सा पार्ट आया बताओ, tan x माइनस सेक एक्स प्लस सी, यानी कि ए पार्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा सवाल आप लोग बना सकते हो। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। आज और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। ठीक है, चलो, ये क्वेश्चन बहुत पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के। जल्दी से फटाफट सारे मेरे बच्चे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। यहां पर देखो क्या लिखा है, cos 2x की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं। देखो अब सोचो इसको क्या कैसे क्या होगा। देखो
cos 2x का दो फॉर्मूला होता है, क्या क्या, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। अब सोचो कि कौन सा रखने पर यहां पर काम बनेगा। नीचे है cos x माइनस cos अल्फा, ऑब्वियस सी बात है कि साइन वाला नहीं पुट करेंगे, साइन वाला पुट करके क्या होगा, कुछ नहीं होगा, साइन के टर्म में आएगा। तो यहां पर cos 2x की जगह पर क्या पुट करना है, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक, माइनस cos 2 अल्फा की जगह पर क्या पुट कर रहे हैं बाबू, 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, ठीक। ऐसा क्यों करा, ऐसा इस वजह से करा क्योंकि नीचे cos x माइनस cos अल्फा है और यहां से देखो कुछ ऐसा बन रहा है, तो कुछ तो बनेगा, हम इस उम्मीद में इस तरीके से ट्राई कर रहे हैं। ये क्या बनेगा मुझे नहीं मालूम, ये कलम चलाने के बाद मालूम चलेगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमने ऐसा बनाने की कोशिश कर ली है, समझ रहे हो। तो बहुत सही है, तो आ जाओ जल्दी से यहां पर देखो फटाफट। तो ये हो गया 2, बेटा cos स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर अल्फा लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल सर लिख सकते हैं। और यहां से हो गया देखो -1 और ये माइनस माइनस +1 बन गया, अपॉन नीचे देखो बन गया cos x माइनस cos अल्फा dx। तो ये 1 से 1 तो कैंसिल हो गया। अब यहां पर देखो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप का बन रहा है, और भैया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये होता है सर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यही फॉर्मूला यहां पर लगा दो, तो ये हो जाएगा 2 cos x प्लस cos अल्फा cos x माइनस cos अल्फा डिवाइडेड बाय cos x माइनस cos अल्फा, और यहां पर हो गया सर dx। अब यहां पर तो भांगड़ा होना बनता है, क्यों, क्योंकि सर ये हो गया कैंसिल आउट, बचा क्या, बचा सिर्फ और सिर्फ ये वाला टर्म। कौन सा टर्म बचा सर, 2 cos x प्लस cos अल्फा dx, ठीक है, क्लियर, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात है सर। तो 2 तो देखो कांस्टेंट है, तो 2 आ गया सर बाहर। अब बेटा cos x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होगा, cos x का इंटीग्रल sin x। अब cos अल्फा का इंटीग्रल x के रिस्पेक्ट में, cos अल्फा क्या है, cos अल्फा इज जस्ट लाइक कांस्टेंट, जैसे 1 2 3 4 5 किसी भी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, जैसे मान लो कहीं पर 2 dx लिखा है, तो ये क्या होगा, 2 के साथ में बस x प्लस सी। तो अगर मान लो 2 की जगह पर cos अल्फा लिख दूं मैं, cos अल्फा भी तो कांस्टेंट ही है ना, तो ये क्या हो जाएगा cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, हाँ या ना। तो cos अल्फा का इंटीग्रल cos अल्फा इंटू एक्स प्लस सी, यही हमारा करेक्ट आंसर है। तो अब देख लो कौन सा पार्ट सेटिस्फाई कर रहा है, 2 sin x प्लस 2x cos अल्फा इज प्लस सी इज द राइट आंसर, यानी डी पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर है सभी मेरे बच्चों को, हाँ या ना। अच्छा क्वेश्चन है बेटा, स्टार मार्क करना इस सवाल पे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक, क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू। अभी तक आप देख रहे हो, अभी तक सिर्फ और सिर्फ मैं बेसिक पर हूं, इतने क्वेश्चन करवा दूंगा तो मैं इतने सवाल करवा दूंगा, सच बता रहा हूं, कुछ भी बाहर करने की जरूरत नहीं है, पूरी एनसीईआरटी साइड बुक सब खत्म करा दूंगा तुम्हारे को इसी वन शॉट में। आराम से बेटा ये 4-5 घंटा करके जाना यार, ठीक है। मैं चाहता तो इसको बहुत छोटा भी कर सकता था, 10 सवाल काट दूंगा तो ये सेशन छोटा बन जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन बेटा आपका कंटेंट बर्बाद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये चीज़ें जरूर ध्यान रखना यार। आ जाओ जल्दी से tan स्क्वायर एक्स। अब tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला होता है क्या इंटीग्रेशन में, नहीं होता, फिर किसका होता है, सेक स्क्वायर एक्स का होता है, क्या, tan एक्स, है ना। हमें इंटीग्रेशन किसका मालूम होता है, सेक स्क्वायर एक्स का मालूम होता है। ये क्या होता है, ये होता है सर tan एक्स प्लस सी, है ना। तो हम एक काम करते हैं, तो tan स्क्वायर एक्स की जगह पर क्या पुट कर लेते हैं, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 मजा आया, इसकी जगह पर क्या पुट कर लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 पुट कर लिया। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन हमें मालूम है, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल tan एक्स, 1 का इंटीग्रल x प्लस सी, यही हमारा आंसर है। अब धीमे धीमे तुम्हारे न्यूरॉन्स खुल रहे होंगे दिमाग के, मुझे एकदम पूरा यकीन है। तो बताओ जल्दी से कौन सा पार्ट आया, tan x माइनस एक्स प्लस सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक, बहुत बढ़िया, ग्रेट, एक्सीलेंट। चलो एक क्वेश्चन ये जरा करो, ये सीवीटी 2022 का क्वेश्चन है, जब पहली बार सीवीटी आया था। क्वेश्चन में कुछ दम नहीं है, लेकिन स्टिल आप सवाल को ट्राई करिए। अब जैसे ये क्वेश्चन है, देखो लिखा है सर tan x इंटू सेक एक्स माइनस tan x dx, कैसे सॉल्व करेंगे सर। सर यहां पर एक चीज समझ आ रहा है कि इन दोनों को सबसे पहला काम तो मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बन रहा है, यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया सर tan स्क्वायर एक्स dx, इस तरीके से बन रहा है।
अब इसका इंटीग्रेशन तो हमें मालूम है क्या होगा, sec x इंटू टेन एक्स का sec x हो जाएगा। अब tan स्क्वायर एक्स का कोई फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन किसका होता है, sec स्क्वायर एक्स का होता है कि नहीं, बिल्कुल होता है। अभी हमने पीछे वाले सवाल में किया है, तो इसकी जगह पर हम sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। तो ये हो गया देखो sec x इंटू टेन एक्स डी एक्स माइनस यहां पर हो गया सर tan स्क्वायर एक्स की जगह पर पुट कर लेते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। क्लियर है? तो इसका इंटीग्रेशन तो बेटा डायरेक्ट हो गया, ये हो गया सर sec x माइनस sec स्क्वायर एक्स का, ये हो जाएगा सर tan x माइनस 1 का माइनस x प्लस c, यही आंसर आ गया। तो अब इसको अगर ढंग से लिखना है तो लिख लो sec x माइनस tan x माइनस माइनस प्लस x प्लस c, यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, sec x माइनस tan x प्लस x प्लस c, यानी कि a पार्ट शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, कौन सा पार्ट आ गया बाबू, a पार्ट इज द करेक्ट आंसर। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो ये बेटा पूरे के पूरे बेसिक पर बेस सारे क्वेश्चन मैंने आपको अच्छी तरीके से करवा दिए। ठीक है, क्लियर सभी बच्चों को, हाँ या ना? आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो ये स्क्रीन पॉज कर करके अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लेना, सो दैट कहीं पर कोई भी दिक्कत ना रहे, है ना। अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना। अब जो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये है सम इंपॉर्टेंट डिडक्शंस। जरा कुछ एक रूल जरा बेटा अच्छी तरीके से देखो। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है, अभी तक सर हम लोगों ने बेसिक सी बातें पढ़ी है, ज्यादा कुछ तो पढ़ा ही नहीं। अगर कहीं पर जैसे साइन एक्स का इंटीग्रल, कॉस एक्स का इंटीग्रल ले लेते हैं, कॉस एक्स डी एक्स था, तो सर इसका इंटीग्रल हो रहा था साइन एक्स प्लस सी, है ना। अब एक काम करते हैं, ये x की जगह पर कोई ना लीनियर फंक्शन पुट करते हैं, जैसे x प्लस बी ले लेते हैं dx। तो बेटा यहां पर अगर ये फंक्शन लीनियर फंक्शन है, जरा ध्यान से समझना, अगर ये फंक्शन कैसा है बाबू, लीनियर फंक्शन है। अब ये लीनियर किसे कहते हैं, जहां पर ये x की पावर 1 होती है, इसको लीनियर बोलेंगे, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये फंक्शन लीनियर है तो इंटीग्रेशन सेम ऐसे ही होगा जैसे ये वाला हो रहा है, साइन, बस x की जगह पर क्या पुट कर देंगे, x प्लस बी पुट कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ इतना चेंज होगा, बाकी कुछ नहीं। समझ आया? cos x का इंटीग्रल sin x प्लस सी होता है, तो cos x प्लस बी, अगर इसकी जगह पर कोई लीनियर फंक्शन लिखा है तो भी इसका इंटीग्रल यही होगा। जरा इसका कुछ एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, अभी और क्लियरिटी आएगी, डोंट वरी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप x dx लिखते हो, ये क्या होता है सर, ये होता है एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। अगर यही x की जगह पर मान लो मैं x प्लस 5 dx लिख देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, सेम, बस x की जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस 5 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ठीक, अगला एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो कहीं पर 1 बाई एक्स डी एक्स क्या होता है, ये होता है ln मॉड x प्लस सी। अगर मान लो यही चीज 1 अपॉन एक्स प्लस 5 हो जाए dx, अब ये भी तो लीनियर है, तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln मॉड x प्लस 5 प्लस सी, मतलब कि x की जगह पर x प्लस 5 हो गया। ठीक है, क्लियर। और एग्जांपल देखो, जैसे मान लो अगर कहीं पर e टू द पावर x dx लिखा है, तो इसका इंटीग्रल क्या होता है, e टू द पावर x प्लस सी। अगर मान लो यही चीज e टू द पावर x प्लस 9 dx लिखा हो, तो बस x की जगह पर क्या हो जाएगा, x प्लस 9 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा हम लिखते जाएंगे। मतलब कुल मिला के अगर अब ये बात ध्यान रखना, लीनियर होना चाहिए। यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा तो ऐसा नहीं होगा, अगर यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 5 होगा तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, यहां एक्स स्क्वायर प्लस 9 होगा तो ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, यहां पर लीनियर होना कंपलसरी है। ठीक, तो ये बेटा पहला डिडक्शन है, ये पहला रूल है डिडक्शन का, सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बेसिक रूल ये रहा। ठीक, क्लियर, बहुत अच्छी बात है, ग्रेट यार। अब जो दूसरा रूल है, मैं इसी को कॉपी करके यहीं पर लिखता हूं, इसको दूसरा रूल है ना, रूल नंबर सेकंड। यहां पर इतना लिखो सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद रूल नंबर हम सेकंड लिखेंगे। इतना नोट डाउन करो कॉपी में, उसके बाद रूल नंबर सेकंड लिखेंगे। अब जरा देखना, रूल नंबर सेकंड में सिर्फ और सिर्फ एक बेसिक सा चेंज मैं करूंगा, यहां पर x का कोफिशिएंट मैं लिख दूंगा, cos ax प्लस बी कर दूंगा। ठीक है, dx क्या करा,
यहां पर x का कोफिशिएंट लिख दिया, लेकिन अभी भी ये क्या है, ये लीनियर होना चाहिए, ये अभी भी लीनियर ही होना चाहिए। अगर लीनियर होगा तभी ये चीज होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक, अभी भी ये लीनियर ही होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, सेम ऐसे ही करेंगे। ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस बी प्लस सी। बस बेटा ये वाला जो टर्म है ना, इसमें x के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1/a कर देंगे। ठीक है, इसमें क्या किया, बस जो इसका कोफिशिएंट था x का, इसी के साथ में क्या करा, डिवाइड मार दिया। तो दिस इज द थिंग। ठीक, दूसरा डिडक्शन ये है, हाईली इंपॉर्टेंट है दोनों डिडक्शन, क्योंकि अब आप ये समझ लो कि पल पल में काम लगेंगे इनके। तो आ जाओ कुछ एक सवाल देखते हैं इस पर बेस्ड। ठीक है, देखो जैसे एग्जांपल जरा नोट डाउन करो। मान लो कहीं पर साइन 5x dx लिखा है, तो क्या होगा, देखो साइन x का इंटीग्रल क्या होता है सर, साइन x का इंटीग्रल होता है cos x माइनस cos x प्लस सी। अब यहां पर x की जगह पर क्या है, 5x कैसा है, लीनियर है कि नहीं है, बिल्कुल है सर। तो इसका इंटीग्रल क्या हो जाएगा, माइनस का cos 5x, बस यहां पर ये जो x का कोफिशिएंट है इसी से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। समझ आया, समझो और समझो और अच्छी तरीके से गहराई तक समझो। अगर मान लो यही चीज e टू द पावर 5x प्लस 3 dx लिखा है, कैसे करोगे सर, e टू द पावर x का इंटीग्रल कितना होता है, ये होता है बाबू e टू द पावर x प्लस सी। तो यहां पर ये लीनियर है कि नहीं, बिल्कुल है। तो अगर लीनियर है तो हम इसकी जगह पर 5x प्लस 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। x का कोफिशिएंट कितना है, 5, तो डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे, प्लस सी कर देंगे। मजा आया अभी थोड़ा थोड़ा सर समझ आ रहा है ना, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। अभी देखो, अभी और एकदम पूरा समझ आएगा। नोट डाउन करो। अगर मान लो 1/9x प्लस 15 dx, अगर आपसे मान लो इसका इंटीग्रेशन पूछे तो कैसे सोचोगे, इसको सोचेंगे सर 1/x का इंटीग्रल क्या होता है, 1/x का इंटीग्रल क्या होगा, ln mod x प्लस सी होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये लीनियर लिखा हुआ है, बिल्कुल सर लीनियर लिखा हुआ है। तो इसका भी इंटीग्रल क्या हो जाएगा, ln mod x की जगह पर 9x प्लस 15, बस यहां पर x का कोफिशिएंट कितना, 9, तो ये पूरा डिवाइडेड बाई 9 प्लस सी कर देंगे। ठीक है, क्लियर, बिल्कुल क्लियर हो रहा है सर, धीमे धीमे अभी अंतरात्मा तक पहुंच रहा है ना अभी पहुंचेगा तो मैं पूरा अंतरात्मा तक पहुंचेगा, टेंशन फ्री रहो। अगर मान लो यही चीज इंटीग्रेशन ऑफ cos 9x प्लस 15 dx, मान लो ये लो। अब डायरेक्ट मुझे बताओ सर कैसे सोचेंगे, cos x का इंटीग्रल sin x होता है, तो यहां पर हो जाएगा sin 9x प्लस 15, बस यहां पर x का कोफिशिएंट कितना, 9, तो 9 से हम डिवाइड कर देंगे, प्लस सी। ठीक, तो बेटा इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं कुछ भी अगर हमें करना है तो। ठीक है, तो दिस इज द डिडक्शन। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। तो आ जाओ जल्दी से कुछ एक सवाल करते हैं इस पर बेस्ड। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। बेसिक चीजें हैं बेटा, ये सब पर बेस ऐसा नहीं है कि आपके पेपर में सवाल आएगा, लेकिन ये सारी कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी बहुत जरूरी है, अदरवाइज इनके बिना इंटीग्रल अधूरा है। ठीक है, देखो क्या लिखा है सर, लिखा है sin 2x माइनस 4 e टू द पावर 3x dx। अब यार इसको अलग अलग करो तो ये हो जाएगा, देखो sin 2x dx माइनस 4 तो कांस्टेंट है, e टू द पावर 3x dx। बेटा अब यहां पर साइन का इंटीग्रल क्या होता है, माइनस का cos 2x, तो 2x ही लिखेंगे, बस x का कोफिशिएंट कितना है, 2, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, माइनस 4 इंटू e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर x, तो 3x का e टू द पावर 3x, बस क्या करेंगे 3 से डिवाइड कर देंगे, प्लस c। अब यही अच्छा सा बना के लिख लेना, यही आंसर। ठीक है, तो दिस इज द करेक्ट आंसर, -1/2 cos 2x माइनस 4/3 e टू द पावर 3x प्लस c इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर, तो दिस इज द करेक्ट आंसर। चलो तो आ जाओ जल्दी से फटाफट ये वाला क्वेश्चन करो, ये CBT 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस तरीके से देख सकते हो बेटा, बेसिक क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव मोड में। तो यहां पर i इज इक्वल टू क्या दे रखा है भैया, a टू द पावर 5x प्लस 3 dx, यही दिया गया है। अब इसको कैसे सोचोगे,
सर a टू द पावर x dx का इंटीग्रल क्या होता है? ये होता है a टू द पावर x अपॉन log a प्लस c। अब यहां पर x की जगह पर 5x प्लस 3 है, तो ये हो जाएगा x की जगह पर 5x प्लस 3 अपॉन log, यहां पर a लिखते हैं, मतलब ये बेस लिखते हैं, यहां पर बेस क्या है? a। अब यहां पर x का कोफिशिएंट क्या है? 5, तो यहां पर क्या करेंगे? 1/5 कर देंगे, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि सर हम यहां पर 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यही हमारा आंसर आ जाएगा, a टू द पावर 5x प्लस 3 अपॉन 5 log a, यानी दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्लियर सभी मेरे बच्चों को? हाँ या ना, जल्दी से देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाओ फटाफट। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, ठीक है। यहां पर बेटा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? सर क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है सर dx अपॉन अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स क्या होगा? अब इसको कैसे सोचेंगे? दिस इज जस्ट लाइक 1/√x, हाँ या ना? ये कैसा लिखा हो? 1/√dx, तो 1/√x होता क्या है? इसका इंटीग्रल 2√x प्लस c होता है। मैंने आपको फॉर्मूला डिराइव कर रखा है इसका। तो बेटा यहां पर ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 2 अंडर रूट ऑफ x की जगह पर ये लीनियर लिखा है कि नहीं, 5 माइनस एक्स कर देंगे प्लस c। बस एक बात का ध्यान रखना, x का कोफिशिएंट कितना है? सर -1 है, तो यहां पर -1 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो अब आई थिंक आपके आंखों के आगे अब धीमे धीमे पर्दे सारे हट रहे होंगे, तो यही बेटा हमारा राइट आंसर होना चाहिए। तो इसको अगर थोड़ा सा अगर मैं अच्छे से लिख दूं तो ये हो जाएगा -2 अंडर रूट ऑफ 5 माइनस एक्स प्लस सी, यही हमारा करेक्ट आंसर। बेटा ये मैं ऑब्जेक्टिव इस वजह से मैं इन सब के करा रहा हूं क्योंकि ताकि आपको ये आंसर आंखों के आगे दिख जाए, इस वजह से मैं करवा रहा हूं, ठीक है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर है। तो ये सब बेसिक क्वेश्चंस हैं, ऐसा कुछ है नहीं जो आप कर नहीं सकते, ठीक है। तो ये बेटा इसका जो है दूसरा डिडक्शन था, और हम लोग पहला डिडक्शन और दूसरा डिडक्शन अच्छी तरीके से खत्म कर चुके हैं, ठीक है। अब यहां से कहानी चालू होती है सर किस किस सब्स्टिट्यूशन की। मैं आपको इंटीग्रेशन को मजबूत करने का तरीका बताता हूं, ठीक है। देखो जरा ध्यान से सुनना, अगर इंटीग्रेशन को मजबूत बनाना है दो तरीका, एक तो मेथड ऑफ क्वेश्चंस आपके माइंड में ऑलरेडी फिक्स होना चाहिए, ऑलरेडी सेट होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, समझ रहे हो। दूसरी चीज सब्स्टिट्यूशंस प्रीफिक्स होना चाहिए। प्रीफिक्स मतलब समझ रहे हो बेटा, जितने प्रकार के सब्स्टिट्यूशंस होंगे ना सारे आपके दिमाग में होना चाहिए, अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, सब तुम्हारे दिमाग में पहले ही सेट होना चाहिए। पेपर में कभी भी सोच के इंटीग्रेशन के सवालों को आप कर ही नहीं सकते। आप इंटीग्रेशन तभी अच्छे से बना सकते हो जब ये तीनों चीजें आपके पास अच्छी तरीके से हो, और इसके अलावा फॉर्मूलाज, कभी भी फॉर्मूलाज आप भूलो मत, ठीक है। एक फॉर्मूलाज एकदम टिप्स पे होने चाहिए, मेथड ऑफ क्वेश्चन एकदम दिमाग में सेट होना चाहिए। अच्छा अगर ऐसा होगा कहीं पर मान लो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रल निकालना है, पहले से पता हो कि इसको लिखेंगे sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, तभी बनेगा। ये इस तरीके से प्रैक्टिस होनी चाहिए। आप में सवालों के जरिए ये चीज समझो कि हम कर कैसे रहे। जब आप ये चीज पकड़ ले जाओगे तो आप इंटीग्रेशन समझ जाओगे। सेम ऐसे ही सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में पहले से प्रीफिक्स होना चाहिए। सर सब्स्टिट्यूशंस होते कौन कौन से? अब बेटा इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे कि कौन कौन से टाइप के सब्स्टिट्यूशन कवर करेंगे, क्या क्या सब्स्टिट्यूशंस होता है, इसके बारे में अब हम लोग आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग बेटा सब्स्टिट्यूशन मेथड को अच्छी तरीके से अब देखते हैं एक बार को, ठीक है। तो यहां पर कुछ एक सवाल सबसे पहले करते हैं, उसके बाद अपन आगे प्रोसीड करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा log x का होल क्यूब बाई एक्स। तो इसमें क्या करेंगे बाबू, log x को अगर अपन t पुट कर देते हैं तो 1/x dx इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा, dt हो जाएगा। यानी कि ये क्या हो गया सर, t क्यूब बाई टी क्यूब dt आ गया बेटा। और t क्यूब का इंटीग्रल क्या होता है सर, t टू द पावर 4/4 प्लस c। और t की वैल्यू क्या है बेटा, t की वैल्यू है सर log x टू द पावर 4/4 प्लस c। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। चलिए तो बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस पर अब हम लोग आते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के बेटा कई सारे सब्स्टिट्यूशंस हैं, तो इनको ध्यान में रखना आप लोग। हम जानते हैं कि सर अगर कहीं पर cos 2x लिखा हुआ है, क्या चीज सर, cos 2x, तो बेटा cos 2x क्या होता है सर, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो बेटा यहां से cos स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बाबू 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, ठीक। सेम इसी तरीके से cos 2x इज इक्वल्स टू क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स
तो बेटा अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकालता हूँ, ये हो जाएगा सर 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या है सर, अगर हमारे पास कहीं पर साइन की पावर mx या कॉस की पावर mx लिखा हुआ है, जहां पर सर m कैसा फंक्शन है, m कैसा नंबर है बेटा, इवन नंबर है, तो ऐसी जगह पर हम सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे सर, ये लगाएंगे। ठीक है, तो ऐसी जगह पर बेटा अपन सब्स्टिट्यूशन क्या लगाएंगे, ये सब्स्टिट्यूशन लगाएंगे। ठीक है, आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। नेक्स्ट बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन में जैसे हम लोग जानते हैं कि सर अगर हमारे पास कहीं पर साइन 3x लिखा है तो ये होता है बाबू 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। तो अगर मैं यहाँ से साइन क्यूब एक्स की वैल्यू निकालता हूँ तो ये हो जाएगा सर 1/4 3 साइन एक्स माइनस का साइन 3x, यही आ जाएगा। तो अगर कहीं पर साइन की पावर ऑड लिखा है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, और अगर कहीं पर cos 3x लिखा है तो cos 3x हो जाएगा सर 4 cos क्यूब एक्स माइनस का 3 cos x। तो बेटा अगर मैं यहाँ पर cos क्यूब एक्स का फॉर्मूला लिखता हूँ तो ये हो जाएगा सर 1/4 3 cos x प्लस cos 3x आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो यानी कि सर इस सब्स्टिट्यूशन को हमें कब लगाना है, अगर कहीं पर साइन की पावर nx या cos की पावर nx लिखा हुआ है सर, जहाँ पर n कैसा है बेटा, n जो है ऑड है, तो ऐसी जगह पर हम क्या यूज करेंगे सर, ऐसी जगह पर ये सब्स्टिट्यूशन को हम यूज करेंगे। ठीक, ट्रिग्नोमेट्री का बेटा नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन है, अगर कहीं पर सर 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स लिखा है, ये हो जाता है बाबू साइन 2x। अगर कहीं पर 2 साइन एक्स इंटू कॉस वाई लिखा है, ये होता है बेटा साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई। यहाँ पर आप ये सब्स्टिट्यूशन लगाओगे। सेम इसी तरीके से अगर कहीं पर 2 cos x इंटू साइन वाई लिखा है, इसकी जगह पर आप साइन एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई लगाओगे। ठीक, सेम इसी तरीके से बेटा अगर कहीं पर cos x इंटू कॉस वाई लिखा हुआ है तो इसकी जगह पर सर हम cos x प्लस वाई प्लस cos x माइनस वाई लगाएंगे। सिमिलरली अगर हमारे पास कहीं पर 2 साइन एक्स इंटू साइन वाई लिखा हुआ है तो बेटा इसकी जगह पर हम साइन cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई लगाएंगे। ठीक है, तो बेटा ये सारे के सारे सब्स्टिट्यूशंस आपको याद रखना है, बस आपको फॉर्मेट देखते ही इनको लगा देना है। ठीक है, फॉर्मेट देखो और लगाओ। जैसे मान लो अगर हमारे पास कहीं पर लेट से साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो सीधा सीधा आप बस ध्यान में रखो, इसकी जगह पर लिखेंगे 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 डी एक्स, यानी कि आगे सर 1/2 कॉन्स्टेंट 1 का इंटीग्रल x cos 2x का हो जाएगा बेटा साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस c, यही हमारा राइट आंसर है। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आपको सवाल करना होता है। नेक्स्ट आते हैं बेटा एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन। एक्सपोनेंशियल में 2 टाइप के सब्स्टिट्यूशन हैं, ध्यान रखना, दोनों को मैं क्वेश्चन के जरिए आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है बेटा अगर कहीं पर 1/e⁻x प्लस 1 dx लिखा हुआ है तो सर ऐसी जगह पर हम करते क्या है बेटा, e⁻x के उल्टे से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो, यानी हो गया e⁻x प्लस 1 dx। हमने क्या करा, e⁻x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि हो गया e⁻x अपॉन 1 प्लस e⁻x dx आ जाएगा। ठीक, अब बेटा क्या करेंगे, 1 प्लस e⁻x को हम t बोल देते हैं, माइनस dx इज इक्वल्स टू आ गया सर dt, यानी कि सर e⁻x dx इज इक्वल्स टू माइनस dt आ जाएगा बेटा। बस अब आप इसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, ये हो गया देखो माइनस dt बाई टी, यानी हो गया माइनस का लॉग मॉड t प्लस सी, यानी कि हो गया माइनस लॉग t की वैल्यू क्या है बेटा 1 प्लस e⁻x प्लस सी, यही हमारा आंसर है। तो बस आप बेटा इस फॉर्मेट को ध्यान में रखना, अगर कहीं पर एक्सपोनेंशियल सब्स्टिट्यूशन आ रहा है तो हम कैसे करते हैं, नीचे जो लिखा हुआ है इसका जस्ट उल्टे से ऊपर नीचे आप मल्टीप्लाई कर दो। सेम इसी तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है dx अपॉन 1 प्लस e⁻x है ना। अब एक काम करता है, e⁻x से बेटा ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया ऊपर भी e⁻x से
और नीचे भी ई टू द पावर एक्स है। ये हो गया माइनस एक्स डी एक्स, यही आ गया। यानी कहने का मतलब क्या है बेटा, ये हो गया सर ई टू द पावर एक्स अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर एक्स डी एक्स आ गया। ठीक, अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स को टी पुट कर देंगे, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स कहाँ चला गया सर हमारा, डी टी में। यानी कि न्यूमरेटर चला गया डी टी डिवाइडेड बाई टी, यानी हो गया लॉग मॉड टी प्लस सी। टी की वैल्यू अपन यहाँ पर बेटा सब्स्टिट्यूट कर देंगे। टी की वैल्यू क्या है, 1 प्लस ई टू द पावर एक्स प्लस सी, यही हमारा राइट आंसर। ठीक है, तो बेटा ये फॉर्मेट आप लोग ध्यान में रखना। नेक्स्ट फॉर्मेट है कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पावर। कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पावर यानी कि जैसे मान लो हमारे पास डी एक्स अपॉन ये कुछ यहाँ पर पावर 1/2 लिखी हुई है, या डी एक्स अपॉन यहाँ पर 5/4, मतलब इस तरीके की हैवी पावर लिखा हुआ है। जैसे डी एक्स अपॉन एक्स टू द पावर 12 एक्स क्यूब, मतलब इस तरीके का कोई बहुत बड़ा पावर लिखा हुआ है, इस तरीके से कुछ भी। ठीक है, मतलब ये मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ पहचानने के लिए, ऊपर ऑब्वियस सी बात है कुछ ना कुछ लिखा ही रहेगा। ठीक है, तो ऐसी जगह पर कौन सा कंसेप्ट यूज करेंगे, ये कंसेप्ट यूज करेंगे, कंसेप्ट ऑफ द फ्रैक्शनल पावर। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो, ये क्या है बेटा, डी एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स टू द पावर 5+3। तो ऐसे केसेज में सबसे पहला रूल ये है कि आप सबसे बड़ी पावर को बाहर निकाल लो, यानी कि डी एक्स एक्स टू द पावर 5 बाहर निकालो। ये हो गया सर 3x टू द पावर -5 आ गया। हमने क्या करा सर, x टू द पावर 5 को बाहर निकाल लिया। अब बेटा ये क्या हो जाएगा, ये हो गया सर x टू द पावर 6, 1 प्लस 3x टू द पावर -5 आ जाएगा। अब बेटा ये है सर दूसरा काम। तीसरा काम क्या करना है, इसको आप ऊपर लेके जाओ, स्टेप एकदम रट लेना कि हमें ऐसा करना होता है dx। ठीक, अब चौथा काम बेटा उठा के आप नीचे वाले को टी पुट कर दो, 1 प्लस 3x टू द पावर -5 इज इक्वल टू टी। तो हो गया -15x टू द पावर -6 dx इज इक्वल टू dt, यानी कि x टू द पावर -6 dx इज इक्वल टू -1/15 dt आ गया, यही आ गया। तो बस अब सारी चीज़ों को बेटा हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया -1/15 dt बाई टी, यानी कि -1/15 log mod t प्लस सी, -1/15 log t की वैल्यू कितनी है बेटा, 1 प्लस 3 अपॉन एक्स टू द पावर 5। तो बेटा माइनस को अगर अंदर लेके जाएंगे तो आ जाएगा 1/15 log एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 3। ठीक है, स्टेप बेटा खुद से सॉल्व करना, यही हमारा आंसर आएगा, 1/15 एक्स टू द पावर 5 अपॉन एक्स टू द पावर 5 प्लस 3 इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे मूव ऑन करते हैं बेटा, 6 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूलाज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, मतलब इस पर बेस सीधा सीधा सवाल आता है। अगर मान लो देखो 3 फार्मूलाज होते हैं बेटा बिना अंडर रूट के, x² प्लस a², dx अपॉन x² माइनस a², dx अपॉन a² माइनस x²। 3 फार्मूलाज होते हैं बिना अंडर रूट के, और 3 फार्मूलाज होते हैं रूट वाले, dx अपॉन रूट x² प्लस a², dx अपॉन रूट x² माइनस a², और तीसरा इनको उल्टा कर दो, a² माइनस x²। अब यहाँ पर देखो क्या करेंगे, ये होता है बेटा इसका फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, यही इसका फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या होता है भैया, 1/2a log mod x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। इसका फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 log, ये a पहले है तो a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स प्लस सी। ठीक, रूट वाले में ध्यान रखना, इसका फॉर्मूला होता है बेटा log x प्लस, जो नीचे लिखा हुआ है एज इट इज लिख दो, प्लस सी। इसका फॉर्मूला भी सेम ऐसा ही होता है, x प्लस जो नीचे लिखा हुआ है एज इट इज यहाँ पर लिख दो। a² माइनस x² का होता है सर साइन इनवर्स x/a प्लस सी, ये बेटा इसका फॉर्मूला है। ये 6 फार्मूलाज याद रखना। आ जाओ इस पर बेस। अच्छा, एक और सेट ऑफ फार्मूलाज, 3 स्पेशल इंटीग्रल फार्मूला, जिसको भी याद रखना। अगर मान लो कहीं पर रूट x² प्लस a² बेटा dx लिखा हुआ है,
या रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है, या अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स लिखा हुआ है। इन तीनों का फॉर्मूला लिखने का तरीका देखो, तरीका ये है, तीनों में x/2 टाइम्स जो यहाँ पर लिखा है एज इट इज लिख दो, x/2 टाइम्स जो यहाँ पर लिखा है एज इट इज लिख दो। ठीक, अब यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर लिखा है तो ए स्क्वायर का आधा कर दो, माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 करो, यहाँ पर प्लस ए स्क्वायर लिखा है प्लस ए स्क्वायर बाई 2 करो। ये ऊपर के फॉर्मूले में log x प्लस, यहाँ पर भी log mod x प्लस, जो यहाँ पर लिखा है एज इट इज लिख दो, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। बस इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना, ये होता है सर साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ठीक है, तो बेटा ये तीनों फॉर्मूलाज अच्छी तरीके से अपने माइंड में सेट कर लेना। तो अब इन पर बेस्ड अपन देखते हैं कि कुछ एक सब्स्टिट्यूशंस बेटा आते हैं, है ना, जिनमें सर सबसे पहला सब्स्टिट्यूशन है बेटा क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन। यानी कि अगर कहीं पर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है, या डी एक्स अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, या रूट क्वाड्रेटिक अगर कहीं पर लिखा हुआ है, ठीक, इनको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन क्वाड्रेटिक, इनको लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन रूट क्वाड्रेटिक, इनको लिख सकते हैं रूट क्वाड्रेटिक डी एक्स। तो ऐसी जगह पर बेटा रूल क्या होता है? रूल ये होता है, मेक क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर आप बना दो। क्या करो? परफेक्ट स्क्वायर आप बना दो क्वाड्रेटिक को। दूसरा काम क्या कर रहा है? यूज 6 स्पेशल या 3 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज। ठीक है, 6 स्पेशल या 3 स्पेशल इंटीग्रल फॉर्मूलाज का क्या करना है बेटा? यूज करना है। बस आपको इतना सा काम करना, आराम से सवाल बन जाएगा। तो आ जाओ जरा ये क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले लिखा है भैया 1/9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 dx। अब मान लो अगर इस क्वेश्चन को हमें सिंप्लीफाई करना है तो कैसे करेंगे? नीचे वाले को परफेक्ट स्क्वायर बेटा बनाते हैं, 1/9 ले लेते हैं सर कॉमन, ये हो गया एक्स स्क्वायर 6x/9 प्लस 5/9, यही आ जाएगा सर dx। इसको काट छांट करते हैं, 3 2 जा दिस वन, 3 3 जा दिस वन, यानी कि आ गया बेटा 1/9 dx अपॉन, यहाँ से हो गया देखो एक्स स्क्वायर प्लस 2x/3 प्लस 5/9, यही आ गया। अब यार इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने का सबसे बढ़िया टेक्निक क्या है? dx अपॉन, यहाँ से ले लो x बेटा 2x/3 का आधा कर लो, यानी कि हो जाएगा सर 1/3 होल स्क्वायर, 1/3 का स्क्वायर आप घटा दो प्लस 5/9, तो ये हमारे पास कितना आ गया? 1/9 dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर, 5 में से घटा दो 4/9 आ जाएगा। 4/9 को यार हम 2/3 लिख सकते हैं, dx अपॉन x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर प्लस 2/3 का होल स्क्वायर। दिस इज जस्ट लाइक एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? 1/9 1/a, a की वैल्यू कितनी है सर? 2/3 है, 1/a tan इनवर्स x/a, x की जगह पर x प्लस 1/3 बाई a की जगह पर 2/3 प्लस c, यही हमारा आंसर आ गया। तो 3 3 जा दिस वन, यानी कि आ गया 1/6 tan इनवर्स 3x प्लस 1 अपॉन 2 प्लस c आ गया बेटा। यही हमारा राइट आंसर, यही हमारा करेक्ट आंसर है। आई थिंक सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आता है बेटा, इसमें कुछ एक सवाल आपके लिए होमवर्क है, इन सारे होमवर्क को कर लेना। अगला क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन है बेटा,
अगर मान लो कहीं पर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, जैसे मान लो ऊपर लिखा है सर कोई लीनियर फंक्शन पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, या पी एक्स प्लस क्यू अपॉन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा हुआ है ना, यानी कि दिस फॉर्मेट अपॉन लीनियर अपॉन रूट क्वाड्रेटिक या लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक। तो ऐसी जगह पर रूल क्या होता है? रूल ये है बेटा, आपको लीनियर इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक प्लस म्यू आपको पुट करना होता है। यानी कि सर यहाँ पर हम पी एक्स प्लस क्यू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी प्लस म्यू हम लगा देंगे, ठीक है। तो यानी कि बेटा यहाँ से हम पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू, ये हो जाएगा सर 2ax प्लस बी प्लस म्यू आ जाएगा। यानी कि बेटा यहाँ से पी एक्स प्लस क्यू है ना, और यहाँ से कुल मिला के हमारे को x और y लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। इस एक्सप्रेशन से बाय द कंपैरिजन पहला काम ये करना, दूसरा काम फाइंड लैम्डा एंड म्यू बाय कंपेयरिंग, ठीक है। कंपैरिजन करके लैम्डा और म्यू की वैल्यू आप निकाल लोगे। उसके बाद जो हमारा ये इंटीग्रेशन है बेटा आई, इस इंटीग्रेशन को हम दो पार्टों में ब्रेक कर लेंगे। पी एक्स प्लस क्यू की जगह पर हम ये 2x प्लस बी प्लस म्यू कर लेंगे। तो ये दो पार्टों में बेटा इंटीग्रल ब्रेक हो जाएगा, जहाँ पर ये जो I1 है ये एफ डैश एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट रहेगा, या एफ डैश एक्स अपॉन रूट एफ ऑफ एक्स का फॉर्मेट रहेगा। और ये जो I2 है बेटा ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट रहेगा, या 1 अपॉन रूट क्वाड्रेटिक का फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो आराम से आप दोनों इंटीग्रेशन को निकाल सकते हो। इसमें कैसे निकालोगे? यहाँ पर आप एफ ऑफ एक्स को टी पुट कर दोगे, तो ऊपर वाला आराम से आपका डी टी में चला जाएगा। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक को परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे, क्वाड्रेटिक सब्स्टिट्यूशन 1 की तरह। तो दिस इज द रूल। आज एक सवाल करते हैं इस पर बेस्ड। यहाँ पर देखो लिखा है बेटा x प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। कैसे करेंगे सर? x प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक, यानी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 प्लस म्यू लिख सकता है। यहाँ से बेटा आ जाएगा सर x प्लस 2 इज इक्वल टू लैम्डा, ये हो गया सर 2x प्लस 5 प्लस म्यू, यही आ जाएगा। अब बेटा दोनों साइड x का कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो यहाँ से आगे देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू 2 लैम्डा टाइम्स x प्लस 5 लैम्डा प्लस म्यू, यही आ गया। तो यार यहाँ से 2 लैम्डा इज इक्वल टू 1 आ गया, लैम्डा की वैल्यू आ गई सर 1/2। सेम इसी तरीके से यहाँ से 2 इज इक्वल टू 5 लैम्डा प्लस म्यू, यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू बेटा आप पुट कर दो, ये हो गया सर 5/2 प्लस म्यू। म्यू की वैल्यू आ गई सर 2 माइनस 5/2, म्यू की वैल्यू आ गई सर -1/2, यही आ गया। यानी कि बेटा हम x प्लस 2 की जगह पर ये वाली चीज़ सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। यानी कि सर x प्लस 2 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं? लैम्डा इंटू 2x प्लस 5 प्लस म्यू अपॉन, यहाँ पर हो जाएगा बेटा रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 dx, यही आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर अब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है। लैम्डा की वैल्यू आ गई कितनी? 1/2, म्यू की वैल्यू -1/2, ये आ गया सर 1/2 2x प्लस 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 माइनस, ये आ गया 1/2 dx अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, यही आ गया। अब बेटा यहाँ से हो गया दिस वन इज द I1, दिस वन इज द I2। तो यहाँ से I1 आ गया देखो 1/2 2x प्लस 5 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। बेटा यहाँ पर क्या करेंगे?
एक्स स्क्वायर 5x को हम t मान लेंगे, ये आ गया सर 2x प्लस 5 dx इज इक्वल्स टू dt। ठीक है, तो बेटा यहाँ से हमारे पास I1 क्या आ जाएगा, I1 आ गया सर 1/2 dt अपॉन रूट टी, यानी बेटा ये हो गया 1/2, 1/√t का इंटीग्रल 2√t होता है, तो I1 हो गया सर √t, यानी कि √x² प्लस 5x प्लस 6 आ गया। I1 हमारे पास यही हो गया। सेम इसी तरीके से बेटा हम I2 कैलकुलेट करेंगे, I2 को हम यहाँ से लिख देंगे, तो सर I2 इज इक्वल्स टू -1/2 dx अपॉन √x² प्लस 5x प्लस 6, यही आ गया। अब बेटा यहाँ पर हम क्या करेंगे सर, परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, यानी कि सर -1/2 dx अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये हो गया सर x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर, 5/2 का स्क्वायर घटा दो, यानी कि -25/4 प्लस 6 आ गया, यही आएगा। तो यानी कि दिस इज -1/4, तो यहाँ से I2 आ गया सर -1/2 इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट x प्लस 5/2 का होल स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर, यही आ गया। ठीक है, सही है। तो बस अब इसका इंटीग्रेशन बेटा दिस इज जस्ट लाइक x² माइनस a², यानी आ गया सर -1/2a, a की वैल्यू कितनी हो गई 1/2 लॉग, सही लिखा है। यहां से आ जाएगा सर x प्लस 5/2, अच्छा दिस इज जस्ट लाइक 1/√x² माइनस a² ना बेटा, तो ये फॉर्मूला लगेगा -1/2 लॉग x की जगह पर x प्लस 5/2 प्लस रूट ऑफ दिस वन, और ये क्या है सर x² प्लस 5x प्लस 6 है। ठीक है, तो बस अब ये दोनों को बेटा हम ऐड कर देते हैं, यही हमारा फाइनल आंसर। तो बस I की जगह पर क्या लिख देंगे, I1 प्लस I2। I1 क्या है सर, दिस वन √x² प्लस 5x, और I2 क्या है बेटा, दिस वन -1/2 लॉग x प्लस 5/2 प्लस √x² प्लस 5x प्लस 6 प्लस c, यही हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो बेटा ये बोर्ड पर्सपेक्टिव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग बोर्ड की तैयारी कर रहे हो, ये सवाल एकदम कन्फर्म है, मतलब आपके बोर्ड में बहुत पूछा जाता है बेटा, ये 4 नंबर के सवाल 3 नंबर के सवालों में बहुत बार पूछा जाता है, ये ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए तो अब आगे मूव ऑन करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन मेथड पे। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये भी बोर्ड में बहुत पूछा जाता है। पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के मेनली 3 तरीके हैं। सबसे पहला तो ये है, अगर मान लो कहीं पर जैसे ऊपर लेट से यहाँ पर px प्लस q लिखा है और नीचे x प्लस a x प्लस b लिखा हुआ है, इस टाइप का फॉर्मेट, मतलब जहाँ पर नीचे फैक्टर्स लिखे हुए हैं, इनको ब्रेक करने का तरीका होता है x प्लस a b अपॉन x प्लस b, ये इनको ब्रेक करने का तरीका है। दूसरा, अगर मान लो px प्लस q अपॉन नीचे बेटा x प्लस a की पावर क्यूब मान लो लेट से लिखा है, या पावर n है, तो सबसे पहले हम एक पावर को लेंगे, यानी इसकी पावर 1 प्लस b अपॉन इसकी पावर 2 प्लस c अपॉन इसकी पावर 3। अगर यहाँ पे पावर 4 होता तो पावर 4 करते, अगर पावर n होता तो हम इस तरीके से ब्रेक करते इसको पावर n तक, समझ रहे हो। तो ये ब्रेक करने का बेटा तरीका है। नेक्स्ट, मान लो अगर कहीं पर px प्लस q लिखा हुआ है और नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है bx प्लस c, तो इसको जो ब्रेक करने का तरीका है, नीचे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख दो, ऊपर बेटा 1 डिग्री कम करके आप ब्रेक करो, यानी कि ax प्लस b करो। ठीक है, तो ये जो है बेटा पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करने का मेथड है। ठीक है, तरीका है ये, इस तरीके से हम पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करते हैं। जैसे यहाँ पर आज एक क्वेश्चन करता है, इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे।
पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से। तो ये लिखा है देखो 1/x + 1x + 2। तो हम करेंगे क्या सर, इसको a/x + 1 + b/x + 2 में बेटा ब्रेक कर देंगे। अब दोनों साइड आप एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा ax + 2 + bx + 1, यही आ जाएगा। अब बेटा एक बार आप यहाँ पर x = -2 लगा दो, यहाँ पर -2 लगाओगे तो ये वाला टर्म 0 बन जाएगा। तो यानी कि a × 0 + b -2 + 1, यानी b की वैल्यू कितनी आ गई सर, -1 आ गई। ठीक, सेम इसी तरीके से आप एक बार x = -1 पुट कर दो, तो -1 पुट करोगे तो 1 = a -1 + 2 + 0 आ जाएगा। तो b a की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई सर, 1 आ गई। ठीक है, तो मान लो इस पहली बात तो a + b की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है, 0 इज द राइट आंसर। ठीक, लेकिन अगर हमें मान लो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो हम इसकी जगह पर ये वाली चीज सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, यानी कि a/x + 1 यानी कि 1/x + 1 dx प्लस b -1/x + 2 dx, ऐसे ही लिखेंगे। ये हो गया बेटा log mod x + 1 माइनस log mod x + 2 + c, यही हमारा राइट आंसर आएगा। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। आई थिंक यार सभी मेरे बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। बेटा आप लोग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्लीज कर लेना, इसमें सारे सवाल दिए गए। कहाँ से डाउनलोड करोगे मैं अभी आपको बता दूंगा, डोंट वरी। नेक्स्ट है यार बाई पार्ट मेथड। बाई पार्ट मेथड में क्या होता है बेटा, अगर कहीं पर दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाइड है तो ऐसी जगह पर बाई पार्ट मेथड यूज करते हैं। इसमें एक फंक्शन को मानते हैं सर फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को बोलते हैं बेटा सेकंड फंक्शन। और तरीका ये होता है लिखने का कि सर आप फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हो, सेकंड का बेटा इंटीग्रेशन करते हो माइनस, अब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करते हो, सेकंड का इंटीग्रेशन करते हो, ये पूरे का इंटीग्रेशन आप करते हो प्लस सी। दिस इज द बाई पार्ट मेथड। अब यहां पर फर्स्ट फंक्शन मानने का तरीका ये होता है आइलेट रूल, ILATE। बेटा I फॉर इनवर्स, L फॉर लॉग लॉगरिथम, A फॉर अलजेब्रिक फंक्शन, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक, E फॉर एक्सपोनेंशियल। ठीक है, अब यहां पर जो फर्स्ट फंक्शन मानने का तरीका होता है ये ऊपर की साइड में होता है, यानी कि हम जितना ऊपर जाएंगे फर्स्ट फंक्शन उसी को मानेंगे। अगर कहीं पर इनवर्स लॉग लिखा है तो इनवर्स को फर्स्ट मांगेंगे, कहीं पर इनवर्स एक्सपोनेंशियल लिखा है तो इनवर्स को फर्स्ट मानेंगे, है ना। और सेकंड फंक्शन मानने का तरीका होता है विच कैन बी इजिली इंटीग्रेटेड। अगर कहीं पर नहीं समझ आ रहा है तो वहां पर इस कंसेप्ट का यूज कर लेना कि जो आसानी से इंटीग्रेट किया जा सके, उसको बोलते हैं हम सेकंड फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। बेटा बाई पार्ट मेथड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला होता है, ये फार्मूला सभी बच्चे जरूर ध्यान में रखना, और अगर बोर्ड में ये फार्मूला यूज करना तो इस फार्मूले को जरूर मेंशन कर देना। f' dx होता है बाबू e⁻x × f(x) + c। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला, मतलब हर साल एक आधा सवाल बेटा इस फॉर्मूले पर आ ही जाता है। किसी बच्चे को अगर इसकी प्रूफिंग जाननी है, आसान है, e⁻x हम इन दोनों को अलग अलग कर देते हैं बेटा, f(x) dx प्लस e⁻x f' dx हम कर देते हैं। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर तो आप इंटीग्रेट कुछ कर ही नहीं पाओगे, लेकिन हम इसको मान लेते हैं सेकंड फंक्शन और इसको बोल देते हैं सर फर्स्ट फंक्शन, क्योंकि f' का इंटीग्रेशन क्या होता है f(x), तो इसको हम होल्ड ऑन करते हैं, यानी कि e⁻x f(x) dx प्लस यहां पर लिखेंगे फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन f' का इंटीग्रेशन हो जाएगा बेटा f(x) माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन हो जाएगा e⁻x, सेकंड का इंटीग्रेशन हो जाएगा सर f(x) dx प्लस c। अब यहां से आप ये देख सकते हो कि कैंसिल आउट हो गया और अल्टीमेटली हमारे पास क्या बचा, ये बच गया सर e⁻x f(x) + c। यही हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल आंसर। सभी मेरे बच्चे अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे, और कोई भी डाउट है बेटा तो आप मुझे जरूर बताएंगे। चलिए इस पर कुछ एक सवाल देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बेटा e⁻x sec x 1 + tan x। कैसे करेंगे सर, e⁻x sec x को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो गया सर sec x × tan x dx।
यार यहाँ पर अगर मैं इसको एफ ऑफ एक्स कहता हूँ तो ये क्या हो गया सर, दिस वन इज द एफ डैश एक्स, यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया, ई टू द पावर एक्स एफ ऑफ एक्स प्लस सी, यानी क्या हो गया सर, ई टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी। तो यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया सर, ई टू द पावर एक्स सेक एक्स प्लस सी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, आप ई टू द पावर एक्स ले लो बाहर, एक्स माइनस 1/x² लिख सकते हो आप इसकी जगह पे। ये हो गया सर 1/2 ई टू द पावर एक्स, x/x² हो जाएगा 1/x माइनस 1/x² dx आ गया। अब यार यहाँ पर हम इसको क्या बोल देते हैं सर, एफ ऑफ एक्स, और ये क्या हो गया सर, एफ डैश एक्स आ गया। यानी कि हमारा आंसर क्या आ गया, 1/2 ई टू द पावर एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, यानी कि 1/x प्लस सी, यानी कि ई टू द पावर एक्स डिवाइडेड बाई 2x प्लस सी। यही हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर मैच करवा लेना बेटा, ठीक है। तो ये पीछे के सवाल आप लोग घर पे खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है। तो बोर्ड के लिए इतना इज द मोर देन एनफ, है ना। अब नेक्स्ट आते हैं बेटा डेफिनेट इंटीग्रल पे। डेफिनेट इंटीग्रल में सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज देखेंगे, डेफिनेट इंटीग्रल बाय इंडेफिनिट रूल देखेंगे बेटा, 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, मॉडुलस इंटीग्रल, इतनी सारी चीजों को देखना है। सबसे पहली बात कि सर डेफिनेट इंटीग्रल हमें करता क्या है, सर डेफिनेट इंटीग्रल बेटा हमें एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व देता है। ध्यान रखना, एरिया अंडर द कर्व और एब्सोल्यूट एरिया दोनों में डिफरेंस है। जैसे मान लो हमारे पास ये एक्स एक्सिस है और ये एक फंक्शन है, ठीक है। यहां पर ये वाला पोर्शन ऊपर है, ये पोर्शन ऊपर है और ये वाला पोर्शन नीचे है। मान लो अगर हम इसको लेते हैं सर ए बी सी, ठीक है, और ये फंक्शन है y इज इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, लेट से। अब अगर हम इसका इंटीग्रेशन निकालेंगे ना, तो आप देखोगे इंटीग्रेशन a टू b एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये पॉजिटिव आएगा। और अगर आप बेटा ये b टू c एफ ऑफ एक्स डी एक्स निकालोगे तो ये आप नोटिस करोगे कि नेगेटिव आएगा। ये इंटीग्रेशन की खास बात होती है कि वो एक्स एक्सिस के ऊपर के इंटीग्रल को पॉजिटिव देता है, एक्स एक्सिस के नीचे के इंटीग्रेशन को नेगेटिव देता है, समझ रहे हो। ये इंटीग्रेशन की खास बात है, तो इसे कहते हैं एब्सोल्यूट एरिया। और अगर आप इसका एरिया निकालोगे, मान लो कि ये फंक्शन साइन एक्स के जैसा है, तो इसका एरिया इंटीग्रल 0 देगा, तो एब्सोल्यूट एरिया इसका 0 होगा। लेकिन इसका जो रियल एरिया है, इसका एरिया होगा 2, इसका एरिया होगा 2, रियल एरिया आएगा 4, समझ रहे हो। तो एब्सोल्यूट एरिया और रियल एरिया दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। एब्सोल्यूट एरिया होता है मतलब कुल मिला के एग्रीगेट, ये ऊपर है तो प्लस, नीचे है तो माइनस, दोनों को कैंसिल आउट कर देगा इंटीग्रल, और इसका एरिया आपको 0 देगा। तो डेफिनेट इंटीग्रल हमें एब्सोल्यूट एरिया अंडर द कर्व देता है, ये बात ध्यान रखना। अब कुछ एक बेसिक प्रॉपर्टीज डेफिनेट इंटीग्रल की। सबसे पहली प्रॉपर्टी, अगर मान लो कहीं पर एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो इसको हम ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस ए टू बी जी एक्स डी एक्स बेटा लिख सकते हैं। ये वही इनडेफिनिट के जैसा है। मान लो k इंटू एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, तो हम k को बाहर ले सकते हैं, यहां से एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। मान लो यही चीज k1 एफ ऑफ एक्स प्लस k2 जी एक्स डी एक्स लिखा हो, तो आप कांस्टेंट को बाहर ले लो, फंक्शन का इंटीग्रेशन करते जाओ, एफ एक्स डी एक्स प्लस k2 ए टू बी जी एक्स डी एक्स, ठीक है। तो ये बेटा होता है सर तरीका इंटीग्रेशन करने का, डेफिनेट इंटीग्रेशन करने का। अब यहाँ पर यार कुछ एक इंपॉर्टेंट बेटा प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, अगर हम लिमिट को उल्टा कर दें तो एक माइनस साइन बेटा हमारे पास आ जाएगा। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हम लेते हैं सर, इसका इंटीग्रल 0 हो जाएगा। तीसरी प्रॉपर्टी, अगर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स हम करते हैं, इसको लिख सकते हैं बेटा ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिख सकते हैं। यहाँ पर ध्यान रखना सी जो है ए से लेके बी के बीच में होना चाहिए। अब अगर मैं इसी को एक्सटेंड कर दूं तो बेटा आप इसी को ए से C1, C1 से C2, C2 से C3, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो, कोई बड़ी बात है नहीं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, हम बेटा इंटीग्रेशन के अंदर के वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं। एफ टी डी टी लिखो चाहे इसी को,
चाहे ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखो, चाहे आप इसी को एफ यू डी यू लिखो, चाहे आप कुछ भी लिखो, बात एकदम सेम है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ठीक है बेटा, डेफिनेट इंटीग्रल में मेनली 3 प्रकार के सवाल बनते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल में 3 प्रकार के कौन कौन से सर? सबसे पहला बाई इनडेफिनिट रूल। इनडेफिनिट रूल का मतलब यह है कि आप पूरा पूरा इंटीग्रेशन इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की तरीके से सॉल्व करते हो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देते हो। दूसरा बेटा प्रॉपर्टी बेस। प्रॉपर्टीज आपके सिलेबस में 3 प्रॉपर्टी है। एक तो ये किंग प्रॉपर्टी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, दूसरा माइनस ए टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तीसरा बेटा लिमिट को आधा करने वाला 0 से लेके 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये तीनों प्रॉपर्टीज बेटा आपके सिलेबस में है। और इसके अलावा सबसे लास्ट मॉडुलस इंटीग्रल। तो मेनली ये 3 प्रकार के सवाल आपके पेपर में बनते हैं। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब आ जाओ जरा इस पर चर्चा करते हैं एक एक करके। इनडेफिनिट इंटीग्रल बाई इनडेफिनिट रूल। बेटा ये कुछ भी नहीं है, इसमें आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन इनडेफिनिट इंटीग्रल के तरीके से सॉल्व करना है। बस आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। जैसे मान लो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, मान लेते हैं कि कैपिटल एफ ऑफ एक्स प्लस सी है इसका इंटीग्रल। बस आपको लास्ट में क्या करना है बेटा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना है। यानी एफ ऑफ बी प्लस सी माइनस एफ ऑफ ए प्लस सी कर देना। तो सी से सी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए। ठीक है, तो दिस शुड बी हमारा राइट आंसर। यानी कि आपको करना है क्या है बेटा, आपको सीधा सीधा यही काम करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आ जाओ जरा एक सवाल करते हैं इस पर बेस्ड। बेटा e टू द पावर x का इंटीग्रल क्या होता है सर? e टू द पावर x, यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है? -3 है। लिमिट हो गया सर 0 से लेके 1, तो -1/3 ले लो कॉमन। एक बार अगर 1 पुट करेंगे हो गया e टू द पावर -1, 0 पुट कर देंगे तो बेटा e स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा राइट आंसर है। तो माइनस को अंदर कर देते हैं, ये हो गया e स्क्वायर माइनस e टू द पावर -1, यानी कि सर बी पार्ट शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा इस टाइप के सवालों को अपन करते हैं। अब जरा 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जहां से बेटा पेपर में सवाल आते हैं मोस्टली, अब जरा इनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो इनमें भैया सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो बेटा किंग प्रॉपर्टी, यानी कि सर ए टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह पर हम बेटा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स लिख सकते हैं। यानी कि x की जगह पर अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स बेटा हम पुट कर सकते हैं। ठीक, यानी कि सर x की जगह पर हम b माइनस ए प्लस एक्स हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द बेटा हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसको सभी मेरे बच्चों को ध्यान में रखना है। अभी इस पर बेस्ड अपन सवाल देखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बेटा इवन ऑड वाली। इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो हमारे पास कहीं पर -a टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखा हुआ है, मतलब ये दोनों लिमिट बेटा एक दूसरे की माइनस टाइम्स हो, तो सर इसका आंसर होता है बेटा 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। सर अगर यहां पर बेटा एफ ऑफ एक्स कैसा फंक्शन है सर? ऑड, सॉरी इवन फंक्शन है। और बेटा इवन फंक्शन कब होता है सर? जब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स के बराबर होता है, तब ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं? इवन फंक्शन। और यही चीज बेटा 0 हो जाती है अगर हमारे पास एफ एक्स कैसा फंक्शन है भैया? ऑड फंक्शन है। अगर बेटा एफ एक्स ऑड फंक्शन तो सर इंटीग्रेशन 0, एफ एक्स अगर इवन फंक्शन तो इंटीग्रेशन हमारा हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब तीसरा केस ये भी हो सकता है कि मान लो एफ एक्स नीदर इवन नॉर ऑड हो। इफ एफ ऑफ एक्स इज नीदर इवन नॉर ऑड, तो ऐसे केसेस में बेटा यूज बेसिक कंसेप्ट, मतलब आपको दूसरा कंसेप्ट कोई यूज करना पड़ेगा या बेसिक कंसेप्ट आपको यूज करना पड़ेगा।
अच्छा, एफ एक्स ऑड फंक्शन हम किसे कहते हैं? अगर कहीं पर एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स है तो ऐसे फंक्शन को बेटा हम ऑड फंक्शन कहते हैं। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। और सबसे लास्ट प्रॉपर्टी है बेटा, जो कि बहुत ही रेयर काम आती है लेकिन आती जरूर है, 0 to 2a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। अब यहां पर हमें टेक्निकली ये हो जाता है बेटा 2 टाइम्स 0 to a एफ ऑफ एक्स डी एक्स इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स हो। यानी कि इस प्रॉपर्टी का काम बेटा वहां पर आता है जहां पर हमें लिमिट को हाफ करना हो, ठीक है। और दूसरी प्रॉपर्टी होती है सर 0 इफ एफ ऑफ 2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस टाइम्स एफ ऑफ एक्स आ जाए तो यहां पर बेटा ये 0 हो जाएगा। और अगर कहीं पर ये दोनों केसेज नहीं है, मतलब कि दोनों ही नहीं है, नॉट अबव 2, तो ऐसे केसेज में यूज अनदर कंसेप्ट, आपको कोई दूसरा कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा या बेसिक कंसेप्ट, ठीक है। तब ये प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, क्योंकि कई सारे बच्चे क्या करते हैं ना, बस इसी पे स्टिक कर जाते हैं। उनको लगता है कि ये नहीं लग रहा तो फिर क्या लगेगा, ये नहीं लग रहा तो बेटा कोई दूसरा बेसिक कंसेप्ट आप यूज करो और आराम से आप आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है। तो दिस इज द बेटा इंटीग्रेशन। तो जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं बेटा, आपको अगर कोई भी दिक्कत है या कोई भी समस्या है यार, आप इस पीडीएफ को बेटा यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अड्डा 24/7 के किसी भी कोर्स में अगर आपको अप्लाई करना है, किसी भी कोर्स में अगर एनरोल करना है, यूज कर सकते हैं आप Y457। कोई भी डाउट है या बेटा या कोई भी नोट्स चाहिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, ठीक है। जितने भी मेरे बच्चे देख रहे हैं, अगर आपको बेटा हाईली डिटेल में इंटीग्रेशन को पढ़ना है, जहाँ पे मैंने बहुत ही ज़्यादा डिटेल में इंटीग्रेशन पढ़ा रखा है, आप लोग अड्डा 24/7 पे बेटा पढ़ सकते हैं। उसके लिए आपको करना है कि यहाँ पर ऑल कोर्सेज में जाओगे आप, ठीक है। मतलब यही इंटीग्रेशन बेटा कम से कम 15 लेक्चर में मैंने पढ़ा रखा है, बहुत ही ज़्यादा हाईली डिटेल में। आप बेटा यहाँ पे किसी भी सीवीटी के महापैक में आप लोग एनरोल कर सकते हैं। जो बच्चे साइंस के हैं साइंस के महापैक, कॉमर्स वाले कॉमर्स में, ह्यूमैनिटीज वाले ह्यूमैनिटीज में। अगर आप लोग लेट से यहाँ पर बेटा हर महापैक का 2-2 वर्जन है, विद प्रिंटेड बुक, विदाउट प्रिंटेड बुक। अगर आपके पास बुक्स हैं तो आप विदाउट प्रिंटेड बुक में जाइए, अगर आपके पास बुक्स नहीं है तो विद प्रिंटेड बुक में जाइए। इसका प्राइस अभी बहुत ही ज़्यादा कम कर दिया गया है। अगर आप लोगों को अच्छे से पढ़ाई करनी है, आप बेटा डेफिनेटली इसमें एनरोल करके अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। यहाँ पर डिस्काउंट कोड आप यूज कर सकते हैं Y457, तो आपको सबसे ज़्यादा मैक्सिमम डिस्काउंट मिल रहा होगा। ये जो बैच है बेटा 7669 का आपको पड़ रहा है। मैं यहाँ पर एक चीज़ आपको क्रिस्टल क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो प्राइसिंग है बेटा ये किसी भी एक सब्जेक्ट की प्राइसिंग नहीं है, इसमें सारे सब्जेक्ट इंक्लूडेड है। ये पहली बात, इसमें हर एक बैच का एक्सेस है। अड्डा 24/7 के जितने बैचेज आएंगे ना, हर बैचेज का बेटा इसमें एक्सेस है। इसके अलावा इसमें 2x वैलिडिटी है, मतलब कि 2 साल की वैलिडिटी है बेटा इसमें। आपका कोई छोटा भाई बहन भी होगा वो भी पढ़ सकता है, या कोई दोस्त यार होगा नेक्स्ट ईयर पढ़ना चाहता है वो भी पढ़ सकता है। इसके अलावा इसमें आपको प्रिंटेड बुक, मतलब घर पे आपको भेजी जाएगी प्रिंटेड बुक्स बेटा। इसमें आपको हर एक सब्जेक्ट के 30 मॉक्स आपको मिल जाएंगे, हर सब्जेक्ट के। साइंस में है 10 सब्जेक्ट, और सॉरी 9 सब्जेक्ट, कॉमर्स में है बेटा 10 सब्जेक्ट, मतलब टोटल मिला के लगभग 300 टेस्ट सीरीज के करीब आपको हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा। और सबसे जो इंटरेस्टिंग बात है ना, वो है बेटा खजाना का। आपको हर एक बैच में इसमें खजाना मिल जाएगा, जिसमें प्री रिकॉर्डेड वीडियोज आपको मिल जाएगी, जहाँ से आप अपने पेस के हिसाब से भी पढ़ाई कर सकते हो आराम से। इसके अलावा इसमें अड्डा 24/7 के सारे क्रैश कोर्सेज जो हम लोग लॉन्च करता है, यानी कि जैसे प्रतिज्ञा हो गया, सारे क्रैश कोर्सेज आपको इसमें मिल रहे होते हैं। बोर्ड के क्रैश कोर्सेज, सीवीटी के क्रैश कोर्सेज, सब कुछ बेटा इसमें इंक्लूडेड होता है। आपको कुछ भी अलग से करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा अगर आप लोग सीवीटी की तैयारी कर रहे हो, आगे जाके DU BHU की काउंसलिंग करवाओगे, वहाँ पे बेटा मेंटोरशिप प्रोग्राम होता है, हम लोग लॉन्च करते हैं मेंटोरशिप प्रोग्राम, आपकी काउंसलिंग में हेल्प वगैरह करने के लिए, कॉलेज काउंसलिंग के रिगार्डिंग प्रायोरिटी बनाने के लिए, प्रेफरेंसेज बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड है। ये जो प्राइसिंग है, मतलब आप समझ सकते हो कि हर एक सब्जेक्ट का 1000 रुपये भी नहीं पड़ रहा है। इसमें आपके मॉक्स, टेस्ट सीरीज, बुक्स, सब कुछ बेटा इंक्लूडेड है। 2 साल का कोर्स है, मतलब 2 साल की वैलिडिटी है। कोर्स तो आपका आराम से खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। और जब भी आप एनरोल करो Y457 डिस्काउंट कोड बेटा आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आपको कोई भी डाउट है आप मेरी ईमेल आईडी पे मैसेज डाल सकते हो। सो थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस सेशन। गॉड ब्लेस यू ऑल, सभी मेरे बच्चों को। बाय बाय, टेक केयर बेटा, ऑल द बेस्ट, टेक केयर। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना मेरी कम्युनिटी से, कम्युनिटी का लिंक लास्ट में मैंने आपको दिखा रखा था, मैथमेटिक्स बाय शशांक सर। गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा, टेक केयर।